या नमस्कार दीदी, पूनम दीदी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible? या GPIS पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम लोगों का विषय है कि वॉर में हमेशा महिलाएं ही क्यों शिकार होती हैं। व्हाई वीमेन आर ऑलवेज विक्टिम इन राइट्स एंड वॉर्स। किसी भी तरह की जब राइट्स होती है, वॉर्स होते हैं, कोई भी दंगा फसाद है, और जो वॉर कहने का मतलब है जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय किसी भी तरह की लड़ाइयाँ होती हैं जब भी, तो इसमें महिलाएं बहुत वल्नरेबल कंडीशंस में होती हैं। और इससे कोई भी इसको नकार नहीं सकता। मतलब कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, वो आपका यूएनओ हो या उसके बाद हमारे जो नेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, या जो भी हमारे पास सामाजिक स्तर पे जो सोचने वाले लोग हैं, जो थोड़ा से भी माइंडफुल हैं, कोई भी इस चीज को ये नहीं कह सकता कि नहीं ये बातें गलत हैं या ऐसे ही फैलाई जा रही हैं। निश्चित रूप से हम सभी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं और मानने को विवश हैं कि ऐसी घटनाएं दुनिया के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सभ्य समाज हो, बर्बर समाज हो, ट्राइबल्स हो, कोई भी हो, किसी किसी कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज, इसमें मैं नहीं देख पाती कि वो इतना सभ्य हो गया है जो महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सम्मान की नजर से देखता है। इसके लिए आज हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारी प्रूडेंस दीदियों जो आज सुझाए गए हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन सफर नो फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती है, और जो बच्चे उस दौरान पैदा होते हैं उनका तो कोई भविष्य ही नहीं होता। उनका लालन पालन, किसी भी चीज की उनकी सुविधा उनके पास नहीं उपलब्ध होती है। फिर है रेप एंड गैंग रेप जैसे अमानवीय चीजें भी देखने को सामने में आती हैं। और सेल एंड परचेज ऑफ अबेंडेंट वुमेन, बहुत सी महिलाएं जो अकेली पड़ जाती हैं उनको लोग बेचते हैं। बेचने वाले भी तैयार होते हैं और खरीदने वाले खरीदार भी तैयार होते हैं। तो ये तो सभ्यता की पराकाष्ठा कह सकते हैं हम, कि जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें इससे उससे ऊपर की तो कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। जहां हम नारियों को पूजने की बात करते हैं, वहां खरीदार भी तैयार होते हैं और बेचने वाले भी तैयार होते हैं। इस कभी कभी माँ बाप जो अपनी बेटियों को बहुत प्रेम से पालते हैं, सामाजिक दबाव से या परिस्थितियों के दबाव से उनको डिजोन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। और कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने साथ रखने को तैयार नहीं हो पाते, और उस केस में वो उनकी हत्या तक कर देते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग को और मैं किस रूप में करूं, ये तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं इन चीजों को कैसे बयां करूं, और जिनके साथ ये होता होगा उनकी स्थिति कैसी होती होगी। और हर जगह मैंने जहां भी पढ़ा है, वो हर जगह मैंने देखा है कि हर रिपोर्ट में ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स वीमेन एंड मेन, इसको सभी ने एक्सेप्ट किया है, विच ऑफन रिजल्ट in gender specific difficulties that are not recognized at risk by mainstream communities। जो मेन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं, जो सुखपूर्वक, वो उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और ये घटनाएं पूरे विश्व में होती हैं, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब कहने का तात्पर्य है कि इस धरती पर हर जगह हो रही हैं, कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। वॉर इम्पैक्ट्स women differently as they are more likely to die from indirect causes as opposed to direct causes। वो इनडायरेक्ट कॉजेज से ज्यादा मरती हैं। जो लोग सामने गोली खाकर मरते हैं उन सबको पता होता है कि वो तुरंत शहीद हो गए या तुरंत मारे गए, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉजेज से जो मरती हैं वो उसमें महिलाएं होती हैं, और उनके बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पाता है। वुमेन एंड गर्ल्स सफर्ड डिसप्रोपोर्शनेटली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर। ये जो लाइन है, इस लाइन को हर संस्था ने एक्सेप्ट किया है। इवन जो मातृ मृत्यु दर जो होती है, जो माताएं जो प्रसव के दौरान मरती हैं, वो भी आफ्टर वॉर खत्म होने के कई सालों के बाद तक ये घटनाएं वहां होती रहती हैं, कि वो जो वहां की महिलाएं हैं उनके हेल्थ पे इसका इफेक्ट होता है।
as existing inequalities were magnified and the special network broke down, जो हमारा स्पेशल नेटवर्क होता है वो भी उस टाइम में टूट जाता है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मेकिंग दे मोर वल्नरेबल टू सेक्सुअल वायलेंस, जब वो मेन स्ट्रीम से टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, या कोई किसी से जुड़ने का साधन नहीं होता है, तो अकेलेपन का भी बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं। मैं जानती हूँ कि इसका सब कोई इससे कहीं ना कहीं इस घटना से आहत होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम ओपन फोरम में बोल भी नहीं पाते हैं, फिर भी आज हमारी चर्चा का ये विषय है कि एटलीस्ट हम मुख्य बिंदु जो है उसको जानें, समझें, और ये घटनाएं क्यों होती हैं, क्या इन घटनाओं को हम किसी हद तक रोकने में सफल हो सकते हैं अपने इन चर्चाओं के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच कुछ नए मेहमान भी जुड़ रहे हैं और कुछ पुराने भी हैं। मैं सबका स्वागत करती हूँ, और सभी कहीं ना कहीं सबके दिल से जुड़ी हुई ये बातें हैं, क्योंकि महिलाएं और बेटियां हर घर में होती हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता, ऐसा कोई पुरुष नहीं होता जो किसी ना किसी रूप में महिला से जुड़ा हो। अगर किसी की शादी नहीं भी हो, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन नहीं भी हो, तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हर किसी का होता है। हर कोई एक माँ से जरूर जुड़ा होता है, बगैर माँ के कोई इस दुनिया में नहीं आता। इसलिए हर पुरुष भी कहीं ना कहीं महिला से जुड़ा हुआ है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी औरत से उसका संबंध नहीं हो, जुड़ाव नहीं हो। इसलिए हर कोई इस दर्द को, इस बात को समझ सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, और मैं चाहूंगी कि एक बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हमारे सामने निकलकर सामने आए। अगर आप लोग कोई इसमें बहुत इच्छुक हो, या बहुत आपके अनुभव हो, कुछ रिपोर्ट्स हो, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं वन बाय वन मैं सबको कॉल करूंगी। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। मीरा दी, आप कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी? मीरा दीदी? नहीं दीदी, कंटिन्यू। सामने दिख रहे हैं हरानंद दादा। जी दीदी, हमारे हरानंद दादा को तो सभी लोग जानते हैं, और सामने दिख रहे होते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से पहले उनको कॉल करते हैं। वो बहुत अच्छे वक्ता है, विषयों पर उनकी बहुत अच्छी समझ है। वो हमेशा नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार्स में पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि वो हमेशा हमारे सामने। दादा का प्रोफेशन भी कुछ इस तरह का रहा होगा, तो वो भी शायद अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जी जी जरूर। जी दादा, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ अपनी जो अमृतवाणी है कुछ हमारे सामने भी उसको बिखेरें। मेरी आवाज जा रही है क्या? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। आपने विषय का संक्षिप्त परिचय दिया। जो घटनाक्रम चल रहा है और चलता रहा है उसके विषय में ज्यादा कहने से समय का अपव्यय होगा। मुख्यतः तीन बातें हैं जो कारणों की बात है, उसके बाद सॉल्यूशंस की पर थोड़ी चर्चा संक्षेप में की जाए। तो पहली बात ये कि समाज आज की दुनिया का एक ठहराव के दौर में आ गया, और लॉज ऑफ सोशल डायनामिक्स के अगर दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो ये सिस्टोलिक पॉज की अवस्था है। एक पहाड़ों की श्रृंखला में जब व्यक्ति एक पहाड़ से चढ़ के दूसरे उतर जाता है और फिर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने के पहले जो ठहराव आता है उसे सिस्टोलिक पॉज कहते हैं। इस ठहराव के दौर में वो शक्ति का संचय करता है, यूनिटी जो लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से, जन जागरण फैलाता है, और फिर वो लक्ष्य की ओर दूसरी पहाड़ी में बढ़ता है। अब इस सिस्टोलिक पॉज में अगर पूरी ऊर्जा समेट नहीं पाया तो हो सकता है वो चढ़ ही नहीं पाए, या थोड़ा चढ़ के फिर वापस आ जाए। तो ये गहरी चुनौती है। पहली बात यह कि पूरा समाज ही एक सिस्टोलिक पॉज में फंस गया, पूरी सभ्यता वहीं फंस गई है, निकलना चाह रही है, किसी क्विक सैंड में पैर धंसा हुआ है, निकलने की कोशिश में सभी लगे हुए। दूसरी बात यह कि ये वीर भोग्य वसुंधरा का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो क्षत्रिय एज से चला आ रहा है कि जो वीर पुरुष है वो धरती का उपभोग करे, तो ये भोग और उपभोग जैसे शब्द जो हैं ये दुनिया को बाजार बनाकर इन्होंने छोड़ दिया। और यूं भी ये दुनिया एक बाजार बन गई है इस पूंजीवादी दौर में, जहां पर स्पष्ट रूप से एक शायर ने बहुत दर्द के साथ कहा कि हम हैं मताए कूचा, वो बाजार की तरह उठती है हर निगाह हम पर खरीदार की तरह। हम बाजार की सामग्री हैं और हर आदमी हमको जो आता है वो खरीदार समझता है।
खुद को समझता है और हम दिखने वाले लोगों में से। तो ये एक दौर है। अब इसमें कारणों के पीछे थोड़ा सा जाएं तभी समाधान भी वहीं से निकलेंगे। पूरे विश्व के इतिहास को आप देखें, ट्राइबल एज से लेकर हर जगह सभ्यताएं रही हैं, सिंधु घाटी से लेकर मिश्र घाटी सभ्यता, कहीं भी विस्तार से जाने का समय नहीं। तो उसमें हुआ क्या, जो महिलाएं हैं वो घर और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी रही। मैं सेडेंट्री, जब लाइफ सेडेंट्री हुई, एक तो पहले पेस्टोरल लाइफ थी, खाना बदोश जिंदगी थी और पशु की तरह आदमी भटकता था। लेकिन जब एग्रीकल्चर के साथ सेटलमेंट हुआ और जिंदगी नोमैडिक सोसाइटी को पेस्टोरल सोसाइटी जब चेंज हो गई एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, सेडेंट्री सोसाइटी में, तो महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। परिवार का भरण पोषण, बच्चों को देखना, पति को देखना, और इसके अलावा भोजन की भी व्यवस्था तो बाहर से होती थी, लेकिन उसकी तैयारी करना वगैरह वगैरह। तो उस प्रक्रिया में शुरू में ही ये उलझी रही और इसी से थोड़ा कमजोर भी होती गई। शारीरिक रूप से इनका ढांचा अलग बना हुआ है, सभी जानते हैं। तो ये सारे विश्व की सभ्यताओं में देखें आप, कुछ जो शुरू में मेट्रियार्कल दौर रहा, मातृसत्तात्मक समाज रहा, तो माता के नाम पर पुत्र का नाम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे पेट्रियार्की ने ओवरटेक कर लिया। ये विश्व की हर सभ्यता, हर समाज में ऐसे ही विकास हुआ। और कुछ जगहों पर अभी मेट्रियार्की के अवशेष बचे हैं, जैसे भारत में भी पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ ट्राइब्स में अभी बचे हुए हैं, कुछ केरल में है, लेकिन मूलतः पूरा विश्व अब पेट्रियार्कल हो गया। तो पितृसत्तात्मक समाज में समस्या यह है कि जिसे समाज शास्त्रियों ने कहा रैशनलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ वायलेंस। मैंने इसकी ओर पहले भी कभी इशारा किया था कि बचपन से ही औरतों को कभी किसी ने हाथ छोड़ दिया, कुछ कर दिया, हिंसा कर दी, इमोशनल वायलेंस तो चलता ही रहता है, फिजिकल वायलेंस भी हो गया। और धीरे धीरे ये दिमाग में इस तरह जहन में चीजें बैठती चली गई कि औरतों ने भी सोचा कि ये होता है, चलता है, कुछ हद तक चलता है, प्रतिकार करना उचित नहीं समझा। प्रतिशोध मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, प्रतिशोध एक नेगेटिव वर्ड है, प्रतिकार करना, मतलब विरोध करना तो चाहिए था। तो इस तरह वायलेंस का रैशनलाइजेशन हो गया दिमाग में। और धीरे धीरे बच्चों ने भी वही देखा कि अरे मेरे पिताजी, मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ, शराब पी के आते हैं, माँ को पीट देते हैं, तो अब वो बेटी भी बचपन से वही देख रही है। तो धीरे धीरे ये आत्मसात करने की प्रक्रिया चलती है और इसलिए सोशलाइजेशन होता है। फिर वो उसकी बेटी बड़ी होकर किसी के यहाँ जाती है, किसी की पत्नी बन के, तो पता चला वहां भी वही वाकया फिर से पेश आ रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है। दूसरा ये है कि प्रतिकार करने की आवश्यकता पर कभी पितृसत्तात्मक समाज ने, पेट्रियार्कल सोसाइटी ने जोर ही नहीं दिया। औरतों को त्याग की, ममता की, स्नेह की मूर्ति या देवी सर्वभूतेषु बना के, मातृरूपेण संस्थिता तो बना के और रख दिया। अब इतनी त्याग की भावना उनमें डाल दी गई कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, हम 10 घंटा नहीं खाएंगे, सबको पहले भोजन मिल जाए। त्याग की भावना ये अच्छी है, लेकिन बाद में फिर ये कितना सीरियस प्रॉब्लम होगा बायोलॉजिकल, भूखे रहना और इस तरह, तो अंत में महिलाएं सफर करती हैं। आज भी ये त्याग की भावना, आज भी इतने विकास के बाद भी बैठी हुई है हिंदुस्तान के मध्य वर्गीय समाज में आप देखें और निम्न समाज में भी देखें, तो जो शोषित वर्ग है। तो ये एक समस्या है कि त्याग की मूर्ति बना दिया। अब वो मन में बैठी हुई बात कि सब खा लेंगे, तब जो बचेगा तो मुझे, तो ये अवशिष्ट अन्न खाने की जो गौरवशाली परंपरा हमने बनाई, ये उचित नहीं हुई। ये लॉन्ग रन में महिलाओं के जो स्वास्थ्य की ओर इशारा किया अभी पूनम दीदी ने, वो बिल्कुल सही किया कि इस तरह स्वास्थ्य को निग्लेक्ट किया, स्वास्थ्य की उपेक्षा की स्वयं महिलाओं ने। मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं जो बहुसंख्यक महिला समाज है उसकी बात कर रहा हूँ। और इसीलिए इस मन में इस बात को मान गए कि मैं तो बहुत बहुत त्यागी हूँ, मैं सब कुछ अंत में करती हूँ, तो ये उचित नहीं है। अब इसके उपाय के रास्ते सबसे जरूरी है ढूंढना। पहली बात ये कि ये जो जेंडर प्रेजुडिस पेट्रियार्कल सोसाइटी ने डाला, क्या इसके खिलाफ कभी आवाज उठी? और उठी तो क्या वो वही है कि नकार खाने में तूती की आवाज की तरह उठी कि नगाड़ा बज रहा है, एक आवाज कोई सुनने वाला नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है कि क्या सभी महिलाएं विश्व स्तर पर या
फिलहाल अपने देश को ले लें, जागरूक हैं क्या? सारी महिलाओं को पता है अपने अधिकारों के बारे की? संविधान की धारा 15 में हमें समानता का अधिकार दिया गया, 16 में क्या दिया गया, और इस तरह और भी क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, इनकी जानकारी क्या दी गई? मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। संविधान स्कूल में मूल चीज, फंडामेंटल राइट सबको पढ़ाया जाता है, पर जीवन में जब उतरती है महिलाएं तो वो कितनी धाराएं याद रहती हैं? 15 और 16 संविधान की धारा में क्या लिखा हुआ है? तो ये एडुकेशन और अवेयरनेस दो अलग डायमेंशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं विमेन लिटरेसी को बढ़ाइए, देखिए हमारे देश का लिटरेसी लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। आप 1947 से अब तक देखें, उस समय कहाँ थी शिक्षा की अवस्था, दोनों की, पुरुषों की महिलाओं की? आज परसेंटेज ऑफ लिटरेसी हैज गॉन अप, बट मणिपुर वायलेंस, गैंग रेप गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज इट इज, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। निर्भया केस जब हुआ और जब कानून में परिवर्तन लाया गया दिसंबर 12 के बाद, जो तो लगा कि अब शायद कुछ परिस्थिति बदलेगी, औरतें जागरूक हो गई हैं, पर कुछ विशेष अंतर नहीं आया। तो शिक्षा अपनी जगह पे है, शिक्षित जरूर हो महिलाएं, लेकिन अवेयरनेस अबाउट वंस ओन राइट्स इज ए स्पेसिफिक डोमेन। ये एक विशेष तरह की शिक्षा है, जानकारी है, जिसको देना सब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं यहाँ पर सामने दिख रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सब कुछ समझाएं। पूनम जी जैसे लॉयर्स की जिम्मेदारी है, मीरा जी जैसे लोगों की। तो पहली बात शिक्षा, दूसरी बात अवेयरनेस, तीसरी बात कि एज अ मदर और एज एन एल्डर सिस्टर क्या महिलाएं अपनी भूमिका पूरी गंभीरता से निभा रही हैं? क्या निभा रही हैं? क्योंकि अपनी बेटी को यह बताने के लिए कि उसके क्या अधिकार हैं, क्या प्रेजुडिसेस रहे हैं अब तक मेल सोसाइटी के, क्या वो स्वयं सक्षम है? इसलिए स्वाध्याय की बात कही गई। स्वाध्याय इज अ वेरी डीप रूटेड वर्ड, बहुत गहरा अर्थ है इसका। स्वाध्याय का मतलब हुआ कि दूसरों को जानकारी देने के पहले स्वयं भी तो मालूम होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। तो क्या आज की सभी महिलाएं अपनी बेटियों को और अपने आगे की पीढ़ी को इस बात की जानकारी दे रही हैं? वो शिक्षित हैं तो क्या इस बात की जानकारी दे रही हैं कि देखो ये आगे खतरे हैं तुम्हें गृहस्थ जीवन में, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये चुनौतियां हैं, तुम्हें सामना करना पड़ेगा, ये तुम्हारे अधिकार हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये अधिकार हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये अधिकार है। दूसरी बात की यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुत अहम बात है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारे आते हैं, रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब और सब कुछ आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, और इसीलिए भी उठाने की आवश्यकता है कि यही वो मीडिया है, विशेषकर दूरदर्शन, टेलीविजन, जिसने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ विमेन को किया है। अब देखिए विज्ञापन की जो इंडस्ट्री है, ये हजारों हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और इसी विज्ञापन से ये सारे दूरदर्शन के चैनल चलते हैं। अब ये बहुत दुखद बात है, मैं कहूंगा कि कोई भी चीज बेचनी हो तो औरत के जिस्म की नुमाइश क्यों की जाए? क्यों नुमाइश की जाए? इसीलिए कि जो जानकार लोग हैं इस फील्ड के, विज्ञापन के जो मैनेजमेंट साइड देखते हैं, इकोनॉमिक साइड देखते हैं, उन्होंने सर्वे करके ये पाया है कि महिलाएं जब कोई सामान बेचेंगी, कोई भी सामान को बेचेंगी तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो क्या बिक्री, तो क्या यही समस्या यहीं पर, और समस्या ये है कि महिलाएं भी तैयार हैं अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए। मैं और भी इससे पता नहीं बेहतर शब्द हो सकते हैं, पर क्षमा कीजिएगा, पर यही हो रहा है। मतलब ब्यूटी ऑफ विमेन is being sold in the market. It is not something to be sold. इसीलिए बाबा ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की चीजें, विज्ञापन बंद किए जाने चाहिए। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। अगर गांधी जी एज ए जर्नलिस्ट आप एक पुस्तक है पढ़ें कि गांधी जी ने किस तरह, उन्होंने बहुत पहले इसका विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उस जो न्यूज़पेपर वो छापते थे उसको एडवर्टाइजमेंट मिलना बंद हो गया। तो ये समस्या आज की नहीं है, गांधी जी ने भी इसको फेस किया है। तो इस मीडिया की चुनौती को कैसे फेस किया जाए? औरतों को भी सामने आना पड़ेगा। क्यों हम एज अ वुमन आई एम प्रिपेयर्ड टू एडवर्टाइज माई बॉडी, why I am prepared to sell my body at a particular cost, sell my body not in the sense of illegal trafficking,
इन द सेंस ऑफ कि कैमरा के सामने हम अपने सौंदर्य को बेच रहे हैं। तो ये बात है। तो इसमें मैं तो ये कहूंगा, जो बाबा ने एक जगह लिखा है कि औरतों ने भी अपने अधिकारों को निशर्त समर्पण कर दिया है। He has used this कि दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि हमने भी स्टेटस को एक्सेप्ट किया है। अब ये देखिए यहाँ पे मूल प्रश्न क्या उठता है, करेज का। करेज का, ये एक करेज वर्ड है जो संघर्ष से, युद्ध से जुड़ा हुआ है। बिना करेज के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वो। तो ये बात है कि करेज लेकर के सामने आना पड़ेगा कि यस दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये बोल, यही आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, ये हमारे अधिकार हैं, हम विज्ञापन की सामग्री नहीं बनाए जा सकते। तो अगर इस तरह का प्लेज ले लें महिलाएं तो बात बदल जाए। एक चीज और, यूनिटी, एक यूनाइटेड देखिए फ्रंट होना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में भी जब एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई चली, लंबे समय तक महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया। अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री को देखें, महिलाओं ने स्वयं को संगठित किया और कुछ महिलाओं ने लीडरशिप लेके लंबे समय तक वो लड़ाई की, और तब जाके इनको वयस्क मताधिकार मिला। हिंदुस्तान की तरह नहीं मिला कि ओवरनाइट सबको बना दिया और आप अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं तो आप मंत्री बन सकते हैं। तो वो चला। तो यूनिटी के लिए अलग से जो बातें कही, उसको थोड़ा सा 2 मिनट में और लूंगा कि यूनिटी के लिए जिन महिलाओं ने इस पूरे विश्व के इतिहास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनको बताना पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट सोशल यूनिटी एक डिस्कोर्स है जिसमें कहा है कि किस प्रकार समाज को आप बांध सकते हैं एक सूत्र में। तो जो हमारे हीरोज हैं, महिलाओं के हीरोज हैं, हम एक तरफ तो मैत्रेयी, मदालसा, मीराबाई की बात जरूर करते हैं, लेकिन हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हम पूरे विश्व के फलक पर क्यों नहीं सोचते हैं? हम जब एक जिस फ्रंट से जुड़े हुए हैं वो ग्लोबल फ्रंट है, तो हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात क्यों नहीं करते हैं? लेडी विद द लैंप, जो क्राइमियन वार में लैंप लेकर और दर्जनों सैनिकों की सेवा करती रही, जो विश्व की पहले नर्सिंग इंस्टीट्यूशन उसने बनाया सबसे पहले, और जिसके नाम पे आज भी नर्सेज जो हैं वो फ्लोरेंस ओथ लेती हैं जब वो फाइनल पास आउट करती हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मेरी क्यूरी, इस तरह की वैज्ञानिक जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले, फिजिक्स का भी मिला, केमिस्ट्री का भी मिला। और इस तरह की एक और महिला है जर्मनी की जिनको 39 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, और ऑटो हैन को जो उनके साथ काम करते थे उनको दिया गया 1944 में नोबेल पुरस्कार, लेकिन जेंडर प्रेजुडिस के कारण उनको वंचित किया गया, और 39 बार वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नॉमिनेट हुई और उन्हें वंचित किया गया। किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो इंटेलेक्चुअल्स को भी आवाज उठानी पड़ेगी कि ये अच्छा काम करने की पहचान जब होती है तो महिलाओं को इससे क्यों वंचित किया जाता है। अब वो नोबेल कमेटी की धारणा बदली है, अब चीजें आ रही हैं, महिलाओं को भी चारों ओर पुरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन इस सोच से अभी तक हमारी पेट्रियार्की निकल नहीं पाई। तो इसके लिए यूनाइटेड होके हमको अपने पुराने हीरोज को, हम इस देश में, मैं देख रहा हूँ बचपन से लक्ष्मीबाई के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अरे लक्ष्मीबाई ठीक है, मीराबाई भी ठीक है, मदालसा और मैत्रेयी भी ठीक है, पर आज देखिए इसरो की मेन जो हेड हैं वो महिला है। आज जो लैंडिंग ऑन मून हो रहा है, इट इज द हेड ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन इज अ लेडी साइंटिस्ट। तो हम लोग अपने लोगों को ये सब भी बताएं, अपने महिलाओं को एक अलग से इन पर आप लोगों का क्लास होना चाहिए कि हमारे जो स्टार्स हैं वो इन लोगों ने क्या ह्यूमन हिस्ट्री में योगदान किया। तो इस तरह ना आदमी सोचता है कि नहीं जब उसने किया तो मैं क्यों नहीं, तो इससे एक उत्साह उमंग आती है। ये कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी थी, बाकी मैं और लोगों को सुनना चाहूंगा। क्षमा चाहूंगा अगर समय का कुछ ज्यादा लिया हूं मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने रखने के लिए। जब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो तो 2-4 मिनट आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि शब्द मायने रखते हैं। हम उसका सही विश्लेषण कर पाए, सही निष्कर्ष पर पहुंचे, ये मायने रखता है दादा। इसलिए मैं जानते हुए भी कि आपका लिमिट क्रॉस कर रहा था फिर भी मैंने इंटरप्ट नहीं किया, सो दैट डजंट मैटर दादा। मैं अभी भारती राज दीदी हैंड रेज की है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीदी, नमस्कार सभी दीदी और दादाओं को। आज का जो टॉपिक है वो हर एक वुमेन को टच करने वाला टॉपिक है।
और टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो ये था कि व्हाई एनी वुमेन सफर ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ वॉर और रॉयट्स। इसका एक जो फर्स्ट आंसर है वो ये है कि वो वुमेन हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही है। अब वो सॉफ्ट टारगेट क्यों रहती हैं? एक तो प्रकृति ने कुछ फिजिकली उनको थोड़ा सॉफ्ट बनाया है, और जो लोग हैं उनको मेंटली सॉफ्ट बना दिया है। उनकी परवरिश इस तरह से किया जाता है कि उनको मेंटली वीक बना दिया जाता है, बोल बोल के उस तरह से उनका परवरिश किया जाता है कि वो अपने आप को कमजोर, मेंटली बहुत कुछ, वो मेंटल लेवल पे वो कोई वीक नहीं है, बट स्टिल उनको उस तरह से कंडीशनिंग करके मेंटली वीक भी बना दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके कंटेक्स्ट पे कि क्यों आज हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। उसका रीजन जो मेजर है वो है कि जो हम लोग अभी मणिपुर में देखे हैं गैंग रेप, वहीं से ये मुद्दा उठता है, आज फिर से वो सवाल उठता है। अब है कि गैंग रेप में मेल क्या फीमेल क्या, एक मेल भी अगर अकेला हो और एक भीड़ जब उनको पीछे से पकड़े तो वो भी शायद हेल्पलेस फील करेगा। अगर मान लीजिए इसी कंडीशन को अगर हम जेंडर अपोजिट कर दें कि एक मेल खड़ा हो और 100 के तादाद में अगर फीमेल उनका अगर शोषण करे तो वो भी उतना ही हेल्पलेस फील करेगा। तो ये चीज हम दोनों जेंडर को समझना होगा कि ये जो मुद्दा है वो ऑल टुगेदर एक अलग ही लेवल पे जाता है। और वहां जो मुद्दा शुरू हुआ था वो रिजर्वेशन पे हुआ था। मेती और कुकी ट्राइब्स के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन पे हुआ था। और रिजर्वेशन कहाँ से गैंग रेप तक आ गया मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ क्या मुद्दा है और कहाँ किस लेवल पे लोग जाके करते हैं। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब 100 का 200 1000 का, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है ऐसा गैंग रेप का, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे इंडिया में हुए हैं जहाँ पे गैंग रेप वाला सीन देखा गया है, केस देखा गया है और रिसेंट फ्यू इयर्स में देखा गया है। ऐसे कोई मतलब एक इंसान मूर्ख हो सकता है, 2 इंसान ना समझ हो सकता है, पूरा का पूरा क्राउड कैसे एक डिमन की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब ऐसा होता क्यों, या इस तरह की इनजस्टिस क्यों होता है? 2 रीजन है। इनजस्टिस तब होता है जब इनजस्टिस करने वाले कोई होते हैं और करवाने वाले भी होते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि अगर हम जेंडर बेसिस पे देखें और जो वुमेन इशू देखें तो हमेशा मेल डोमिनेट करता है फीमेल को, और फीमेल डोमिनेट होती भी है। हम एक मूवी है दीपा मेहता का ट्रायलॉजी का वाटर मूवी, उसमें भी दिखाया गया है कि जितना मेल सेक्शन उन विडो को परेशान नहीं करता है, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करता है, उससे ज्यादा फीमेल उनको क्रश कर रही होती है। तो विमेन के केस में वो डबल, अगर वो अच्छी विमेन है या परेशान हो रही विक्टिम विमेन है तो उनको दोनों लोग परेशान करते हैं। मेल जेंडर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फीमेल भी उनको उतना ही परेशान, रादर कई बार फीमेल ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। और ये बहुत बखूबी से उस मूवी में भी दिखाया गया। अब है कि आखिर ये आज इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, मतलब इतनी हिम्मत वो भी क्राउड लेवल पे कैसे लोगों को आ गया कि इतना बड़ा हीनियस क्राइम, इतना डेमोनिक क्राइम करने के लिए उनका मेंटली प्रिपरेशन इतना ज्यादा कैसे हो गया। तो हम देखते हैं बचपन से गलत चीज का कई बार अप्रिशिएशन किया जाता है। एक छोटा एग्जाम्पल, अगर 2 बच्चे के बीच में लड़ाई होता है और एक अगर मार खा के आ जाता है तो उसके पेरेंट्स ही उसको बोलेंगे अरे तुमको पीट के आना था, तुम खुद पीट के आ गए, और उसका मजाक बनाते हैं, तुम मार खा के आ गए, तुमको सब मार देता है। इस तरह से उसका कंडीशनिंग किया जाता है कि आप अगर एक्सप्लॉइटेटिव है तो आप अच्छे हैं, आप मजबूत हैं, और अगर आप हेल्प कर दिए या संवेदना दिखा दिए तो आप कमजोर है। और हम ये भी देखते हैं अभी रिसेंटली हमारे समाज का ही प्रेजेंट एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ रिसेंट का। अभी यहाँ एक मेला लगा हुआ है, राजगीर मेला, उसी में मेरी ड्यूटी भी लगी हुई। उस मेला में एक थिएटर का कंसेप्ट है। उस थिएटर में बहुत सारी विमेन, मतलब 1-2 नहीं, हजारों विमेन आती है जो न्यूडिटी को ओपनली वहां शो कर रही हैं। और लाखों लोग, यहाँ तक कि अभी न्यूज में आया था कि 2 करोड़ लोग आ गए हैं। और सब यहाँ कुंड का प्रचलन है, कुंड में नहाने का। उसमें नहाने जनरली विमेन आती हैं और थिएटर देखने जनरली जो है मेन आते हैं। और वो लोग बड़े तादाद में और बहुत मजा ले लेके वो थिएटर देखते हैं, और उसका अच्छा खासा इंडस्ट्री है। यही से यहाँ से कंडीशनिंग होता है
कि वो जो लड़के आ रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, अश्लील रिमार्क्स दे रहे हैं, उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुअर क्लास, रिच क्लास के भी, ऐसा नहीं है कि अनपढ़, पढ़े लिखे क्राउड को भी हम देख रहे हैं, बहुत मजा लेते हैं। और सबसे दुखद बात ये है कि जिस प्रशासन को, जिस गवर्नमेंट को इस चीज को रोकना चाहिए, वो इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है। आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। उसके आगे नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो करंट सोल्यूशन मेरे माइंड में जो आ रहा है कि एक 50% प्लेसमेंट का कंसेप्ट होना, नॉट टेलिंग रिजर्वेशन, प्लेसमेंट कंसेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेल आईएएस है, मेल डीएम है, तो एक फीमेल डीएम भी होनी चाहिए। एक मेल एसपी है तो एक फीमेल एसपी भी होनी चाहिए। भगवान और नेचर को भी अगर हम देखें तो 50-50, अप्रॉक्स 50-50 पॉपुलेशन जो होता है मेल और फीमेल का होता है। और स्पेशली जो पब्लिक सर्विसेज है उसमें तो मैंडेटरीली ये होना चाहिए। आप 50% जनता को आप प्रतिनिधित्व करना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनका निराकरण करना है। तो कॉमन सेंसिकल बात है कि एक एम्पैथेटिक, जितनी विमेन इशू को लेके होगी उतना मेन विमेन को लेके नहीं होता है, बट नेचुरल चीज है। और अगर हम ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो हम सोसाइटी में जस्टिस कैसे कर पाएंगे? कैसे एक वुमेन विक्टिम को वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगी मेल के पास जाके एक्सप्रेस करने का? दूसरा, अभी भी अगर हम रेप जैसी घटना को चर्चा करें और ओपिनियन ले, दोनों का मंतव्य पूछे, एक मेल से और फीमेल से, तो दोनों ही अपनी संवेदनाएं बताएंगे जो अच्छे हैं। लेकिन जो फीमेल होगी ना, उसके अंदर 1% ज्यादा पेन होता है। वो अपने आप को उस जगह देखती है और ये भी सोचती है कल को मैं भी हो सकती हूँ उसकी जगह पे। तो इस चीज को सरकार का एक पॉइंट होना चाहिए, मेजर मैंडेटरी पॉइंट होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने का, कि 50% प्लेसमेंट वुमेन का होना चाहिए। बहुत लोग उसको इंटेलिजेंस से ले लेते हैं, आईक्यू से ले लेते हैं, ईक्यू पे भी बहुत सारी काम होती है। अब बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो इमोशनल क्वेश्चन से सॉल्व होता है, जहाँ पे जरूरत होता है। इसके बाद एक और सोल्यूशन है कि जिस तरह से नेशनल लेवल पे एक विमेन कमेटी है, कमीशन है, सिमिलरली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी महिला को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट उस डिस्ट्रिक्ट लेवल विमेन कमीशन पे आए और उसको जुडिशियल पावर, दैट इज प्यूनिटिव पावर भी मिलना चाहिए। जैसे अभी नेशनल वुमेन कमीशन को सिर्फ क्वासी जुडिशियल है बट प्यूनिटिव जुडिशियल पावर नहीं मिला है, वो पनिशमेंट नहीं दे सकता है। अगर हम ये भी दे दें तो शायद एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, बेहतर जस्टिस हो पाएगा वुमेन को। 50% पॉपुलेशन वुमेन है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा। हम हर जगह देखते हैं, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन देखें, चाहे हम लेजिस्लेचर पॉलिटिक्स में देखें, एमएलए एमपीज में देखें, चाहे हम जुडिशरी में देखें, इवन जज एडवोकेट्स उसमें भी देखें, विमेन का बहुत कम परसेंटेज होता है और केसेस इतने ज्यादा होते हैं। तो क्यों ना हम एक नया वहां व्यवस्था लाएं, वहीं से जस्टिस शुरू होगा, बट नेचुरल, वो तुरंत रिजल्ट दिखेगा। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि उस जो कमीशन है उसके जो मेंबर है, चाहे तो उस विक्टिम्स जो होती हैं इस तरह की किसी भी तरह की वायलेंस की, उनको मेंबर बनाया जाए, मैंडेटरीली एलिजिबिलिटी ही क्राइटेरिया हो इस तरह का। साथ ही साथ उसके इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर हो या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो जो इस पे काम कर रही हो, तो उनको इसका मेंबर बनाया जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो ये है, जो बाबा ने बोला है कि जब तक फ्री एजुकेशन फॉर वुमेन नहीं होगा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तब तक वर्ल्ड के किसी कोने में भी जस्टिस नहीं हो पाएगा वुमेन का। आज हम 21st सेंचुरी में है, बट स्टिल कोई ऐसा कंट्री हम नेम नहीं कर सकते जहां पे वुमेन के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ना होता हो, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। यूएसए से डेवलप कंट्री में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो इन सोल्यूशन के साथ मैं आज का ये टॉपिक का जो था डिस्कशन समाप्त करती हूँ। और भी लोगों से मैं सोल्यूशन सुनना चाहूंगी। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू सो मच भारती दीदी आपका जुड़ने के लिए, और बहुत इंथुजिज्म के साथ आप अपने सॉल्यूशंस भी बताती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ आनंद कल्याणमया आचार्य हैं। ये दीदी भी बहुत ग्राउंड लेवल पे भी एक्टिव रहती हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी दीदी अपने आप को अनम्यूट करें और अपने 2 शब्द अपने मुख से जरूर हमारे सामने रखें। दीदी आनंद कल्याणमया आचार्य।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी दीदी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, मुझे 5 चाहिए पहले, और कहीं मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊं, सॉरी। ठीक है मैं दीदी, यूनिफॉर्म में भी नहीं हूँ दीदी। ओके आप तैयार रहिए दीदी, मैं आपको थोड़ा- नेक्स्ट राउंड में आपको कॉल करूंगी, या आप इसके हैंड बाद रेज कर दीजिए। जब आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगी दीदी आप हैंड ओके रेज ओके कर ठीक लीजिए। है। ओके ठीक है, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी हमारे दिलीप दादा से कि दिलीप दादा अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आपका स्वागत है हमारे इस फोरम पे। दादा आर यू कंफर्टेबल? हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीदी मैं सुनना चाहूंगा, इसमें आपको ठीक है बोलने दादा, के लिए ज्यादा नहीं है। हरन दादा खुद ही बहुत कुछ बोल दिए और बहुत अप्रोप्रिएट बोले। अभी दीदी भी जो बोल रही थी बहुत अच्छा बोली और बहुत अप्रोप्रिएट बोले। उनका ये जो मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक पैरेलल लेडीज के लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे बाबा भी अनमा का जो ऑर्गेनाइजेशन बाबा ने क्रिएट किया, उसमें दीदी का और दादा लोगों का पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया बाबा ने। तो अब वो चीज अब समझ में आ रही है कि ऐसा बाबा ने क्यों किया था। वो बाबा ने वो नहीं चाहते थे कि जो दीदी लोगों का स्ट्रक्चर है और दादा लोग एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो स्ट्रक्चर भी बाबा ने पैरेलल क्रिएट किया, जो कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। आप हम देखते हैं जैसे सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, जिनके पास में एक सिस्टम है, पोप होता है, ये होते हैं बहुत सारे उनके सिस्टम है, लास्ट में फादर होते हैं और उनके प्रीस्ट होते हैं। वहां पर लेडीज को प्रीस्ट भी नहीं बनाया गया। जो नन्स होती हैं दे आर नॉट इवन प्रीस्ट। तो जो लोएस्ट स्ट्रक्चर जो था वहां पर भी लेडीज को नहीं पहुंचाया गया, जबकि बाबा ने एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया एक लेडीज के लिए सेपरेटली। ये आप लोग को शायद मालूम होगा, ये दुनिया में एक अनूठी चीज हुई है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ था पहले, जो बाबा ने करके दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया। तो जो दीदी अनीता राज दीदी जो बोल रही थी वो बहुत अच्छा बोल रही थी कि इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिविल सोसाइटी में बराबर होना चाहिए। ये ऐसा पहले लोग बोलते थे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं है, बहुत तरह की बातें ऐसे होती थी, लेकिन आज वो रेलेवेंट नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग हर जगह हर क्षेत्र में मिलते हैं, और जब इस तरह के अवसर होंगे तो लोग और पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ज्यादा सुनना चाहूंगा। इसमें हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ है। ये जो चलिए मैं थोड़ा बोल ही देता हूँ, 2 मिनट हमको दीजिए। देखिए, बाबा ने जब मानव समाज पुस्तक लिखी, ह्यूमन सोसाइटी, जहां वहां बाबा बोलते हैं एक समाज चक्र की बात करते हैं, जो 4 तरह के लोग होते हैं। शूद्र है, क्षत्रिय है, विप्र है, वैश्य है। इनके चारों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। बाबा ने उन कैरेक्टर्स के बारे में जिक्र किया है, सॉरी उन कैरेक्टर्स के बारे में बाबा ने जिक्र किया है। तो ये लड़ता कौन है? लड़ता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के पास में जो वो लड़ता है तो वो आन बान शान के लिए लड़ता है। तो हमेशा से ऐसा नहीं कि आज से, ये जो घटना तो बहुत मामूली सी घटना है, ये पॉलिटिकली ज्यादा उसको कलर दे दिया गया है। ऐसी घटनाएं तो हमने तो कई जगह हर जगह देखते हैं कि गांव में लेडीज को नंगा करके घुमा दिया गया और ये किया गया वो किया गया। वहां तो कम से कम उन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया। मणिपुर में तो बहुत गनीमत रही कि वो जो दोनों तीनों जो लेडीज थी उनको जिंदा रखा उन्होंने। और जगह तो पीसेस में काट के फेंक देते हैं। उस समय इतना पॉलिटिकल ह्यूमन क्राई कभी नहीं हुआ। लेकिन खैर ये क्योंकि अपोजिशन का एक मुद्दा बना, इसलिए इसको बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव माना गया, और पूरी पार्लियामेंट बहस भी चल रही थी, और आज बहस खत्म भी उसके ऊपर। हम लोगों ने पूरी बहस भी देखी कि मणिपुर के ऊपर क्या क्या बातें हुई। हालांकि जिन्होंने जो चर्चा जिस पर करना चाहिए था वो चर्चा नहीं होकर के मणिपुर पे मेरे ख्याल से 10% भी लोगों ने नहीं बोला, और 90% इधर उधर की बातें होती रही।
खैर वो एक पॉलिटिकल इशू है, उसको हम छोड़ देते हैं। सवाल ये, जब मानव समाज में जो लड़ने वाला जो कम्युनिटी है, जो क्षत्रिय कम्युनिटी है, उसकी जो मेंटलिटी है वो इसी तरह की है। जहां पर भी इस तरह के लोग होंगे, वो स्त्रियों के इज्जत से, दूसरों की स्त्रियों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे और अपनी स्त्रियों को बहुत बचा के रखेंगे। दोनों चीज है क्षत्रिय समाज में। वो क्योंकि वो अपने आन बान, स्त्री को अपने आन बान शान के रूप में समझते हैं। तो ऐसा इतिहास में हमेशा देखा गया कि जो जब कहीं जीत हो गई तो वहां की सारी स्त्रियां वो अपनी प्रॉपर्टी के रूप में उन्होंने ले लिया, या मान लीजिए हार हो गई तो आदमियों को सबको उन्होंने मार दिया और लेडीज को छोड़ दिया। अभी हम लोग सुनते थे कि कश्मीर में यही हुआ, वो बोलते थे कि सब पंडित चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ दो, लड़कियों को छोड़ के जाओ। तो ये जो चीजें हैं ये समाज में आज नहीं हो रही, हजारों सालों से चल रही और होती रहेंगी। तो ये जो क्षत्रिय मेंटेलिटी है इसकी वजह से हो रही है और ये होती रहेंगी, इसमें रोक पाना बड़ा मुश्किल है। समाज जिस तरह की समाज की परिकल्पना बाबा ने की है, अभी तक वो समाज बना ही नहीं। वो समाज, सद्विप्र समाज कब बनेगा और कैसे उसकी व्यवस्था चलेगी, कैसे समाज में वो कंट्रोल करेगा इन चीजों को, उसकी अभी परिकल्पना करना मुश्किल है। बाबा बहुत कुछ बता के गए लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक समाज नहीं बनता तब तक इस तरह की घटनाएं अमूमन होती रहेंगी। कुछ हद तक कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये क्षत्रिय जो मेंटेलिटी है उसका एक आउटकम है, एक नेचुरल आउटकम है, ऐसा मेरा मानना है, जो जैसा मैं प्रवृत्ति में जितना पढ़ा हूँ उसके बेसिस पर। ठीक है दीदी, आप लोग अपना चर्चा जारी कीजिए, मैं सुनूंगा। धन्यवाद दादा आपका अपने विचार व्यक्त करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ ये सोचती हूँ कि महिलाओं को लोग कमजोर समझ करके और उस पर अपना पोजीशन बनाने की जो बात सोचते हैं, अगर महिलाएं इतनी कमजोर होंगी तब उन पे लोग कब्जा बनाएगा। अगर महिलाएं अपने आप को स्ट्रांग बना लें तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई अपने कब्जे में रख पाने में सक्षम होगा बहुत समय तक। अब अगर कोई और अपने आप को अनम्यूट करना चाहे तो, अदरवाइज मैं प्रभा अग्रवाल दीदी से चाहूंगी कि वो 2 शब्द व्यक्त करें। प्रभा अग्रवाल दीदी, क्या आप कंफर्टेबल हैं? नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार टू एवरीबॉडी। दीदी मैं सुन रही थी और आई वाज फॉलोइंग some of these incidents on paper also, न्यूज़पेपर में फॉलो कर रही थी। डेफिनेटली जैसे भारती राज दीदी बोल रही थी कि देयर women in power so that they can take more interest about the women affairs and women security and protection. And definitely हमको खुद को भी, I think that is why हम सब मिल रहे हैं ताकि हमारी एक स्ट्रेंथ हो और हम इसी स्ट्रेंथ से we can protect ourselves. And this strength अगर हम बढ़ाते जाएं तो ऐसा टाइम जरूर आएगा कि हम we can be there for people who need strength and security and support. Thank you, Didi. Namaskar. Didi, I think Kalyanmaya Didi is ready. I think Anand Kalyan. थैंक यू सो मच दीदी। प्रभा अग्रवाल दीदी, वो कल्याणमय दीदी तो रेडी होंगी तो वो हैंड रेस करेंगी दादा, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको कॉल करने वाली थी। आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, पहले 2 शब्द दीदी आप कल्याणमय दीदी सामने कैमरा ऑन की हुई है तो फर्स्ट कॉल करना दीदी को पहले कॉल करो। उसके बाद दीदी मुझे नहीं दिख पा रहा था, सॉरी। कल्याणमय दीदी आपका स्वागत है, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक जो चुना गया है, मणिपुर और मणिपुर से रिलेटेड जो भी सराउंडिंग या जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, न केवल भारतवर्ष में,
तो हम लोग तो यूनिवर्सल फैमिली से हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारा सब्जेक्ट है। तो हमको केवल अपने देश या राष्ट्र के बारे में नहीं सोचना है, पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन है और उसको कंबाइन करके यहाँ पर एक चर्चा हो रही है। तो मैं अभी 3 लोगों को सुनी, हरानंद दादाजी और एक दीदी थी, वो बीच में जो अभी हाँ, बोली भारती राज दीदी, दीदी, भारती राज दीदी। राजगीर से जो बोली दीदी, मैं हाँ, भारती राज दीदी। भारती दीदी और अभी हाँ जी, और आचार्य दिलीप दादाजी को सुनी। तो तीनों का बहुत अच्छा लगा, पॉइंट बहुत अच्छा है। तो पहले मैं हरानंद दादाजी से शुरू करती हूँ कि दादाजी जो पॉइंट बोले कि महिलाओं को ज्यादा इसमें अवेयरनेस होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, और ज्यादा उनको करेजियस होने की जरूरत है, स्वावलंबी होने की जरूरत है, और उनकी लिटरेसी मतलब साक्षरता को बढ़ाया जाए। ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि हम मैत्रेयी, गार्गी और झांसी की रानी का एग्जाम्पल देते हैं, वो बात सही है कि वो उस युग के लिए बहुत अच्छा था, आज के लिए भी वो प्रासंगिक है, समसामयिक है। लेकिन आज हमारे जैसे उन्होंने नासा के लोगों को जोड़ा, नासा के विमेंस को लोग, और आसपास हमारे इर्द गिर्द भी हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरे में नहीं आ पाते, बुक में नहीं आ पाते, मगर सोसाइटी में रोल मॉडल होते हैं। उनकी प्रेरणा से अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा बन जाए, एक व्यक्ति विप्लवी हो जाए, समाज सेवा बन जाए, तो वो भी समाज के लिए पूजनीय होते हैं, जो न्यूज़पेपर में भी नहीं आते, जो किंवदंतियों में रह जाते हैं। तो दादाजी से मैं सहमत हूँ, लेकिन दादाजी का जो ज्यादा फोकस था वो ये था कि महिलाओं को होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो तीनों दादा दीदी बोले, उनमें से मैं एक बोलना चाहती हूँ कि, और दूसरा जो दीदी बोली, सेकंड वाली जो भारती दीदी बोली, उन्होंने कहा कि जो एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर महिलाओं के लिए भी देना चाहिए। वो एक बाबा ने जो दिया है, टीएस, टीटीएसएल, आरएस, आरएसएल, एसडब्ल्यूडब्ल्यूएस, एसएस, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, उसमें तो बाबा ने पूरा समाज व्यवस्था में दिया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पर ये होना चाहिए। दीदी का ऐसा मानना है, ये सचमुच में नीड्स है आज। तो वो दीदी का मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनका वो सजेशन। और जैसे अभी दिलीप दादाजी जो बोले कि छात्र युग और क्षत्रिय लोगों की मानसिकता है, और ऐसा जब तक समाज का गठन नहीं होगा ऐसा चलता रहेगा, तो क्या हम ये सोच के बैठ जाए कि जब समाज बनेगा तब हमें कुछ करना चाहिए? तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर मेरा एक काउंटर है, क्वेश्चन है, हमको बैठे नहीं रहना है, हमको प्रयास करना है। और बाबा, मैं तीनों को सुनी, इतिहास में पढ़ी, और बाबा ने जितने हिस्ट्री में लिखे हैं महिलाओं को, जो नारी मर्यादा बुक है, जो प्रौढ़ है, शब्द चयनिका है, और विचित्रता है, और आनंद वर्षामृतम, सुभाषित संग्रह, सारे बुक पढ़ लीजिए। मानव समाज जो बाबा ने लिखा है, कर्णिका में नव्य मानवतावाद जो लिखा है, सारे बुक आप पढ़ लीजिए। सब सारे युगों में एक ही चीज लिखा हुआ है, नारियां शोषित होते आ रही है, और नारियों का शोषण, दमन कौन कर रहा है? पुरुष प्रधान मानसिकता। यहाँ पे एक बात आई थी कि नारी जो है, और हमारे जो भारतीय समाज है, जो भारत देश है, उसमें पुरुष प्रधान मानसिकता है। देश राष्ट्र में भी पितृशासित एक राष्ट्र है ये, और परिवार में भी पितृ प्रधानता, जो हम लोगों की जो एक कल्चर है, जो परिवेश है, और जो हम लोगों का लालन पालन पोषण किया जाता है, जिसमें पिता को अधिक महत्व और माता को कम दिया जाता है। सब घरों में ऐसा नहीं होता है, कुछ अभी भी मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। तो वहां पर इम्पोज किया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमको पढ़ाई घर में, ये सारी चीज बचपन से उनको पढ़ाया जाता है। तो इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जो बाबा ने प्रौढ़ में लिखा है। बाबा कहते हैं कि अभी तक नारी में जितना शोषण हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है, उनमें नारियों से पुरुषों को दोष है। इसलिए दोष है कि नारी ने पर विश्वास के अपने अधिकार को थोड़ा सा उन पर ढील दी, उन पर विश्वास किया, अपने समर्पण को उन्हें थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इसका उन लोगों ने फायदा उठा करके उनकी मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों में शोषण चालू कर दिया। आप सारे युगों को देख लीजिए, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। तो मैंने प्रौढ़ में लिखा है, मैं ये भाग भूल गई हूँ कि कौन से भाग में लिखा है, मैं पढ़ी हूँ। बाबा का सेंटेंस ये है
नारी पर शोषण हो रहा है उसके खिलाफ पुरुष आंदोलन करेंगे, पुरुष प्रतिज्ञा करेंगे कि हम नारी पर शोषण नहीं करें। बाबा का लिखा हुआ सेंटेंस है। तो आप देखिए में जो वायलेंस वो दो संप्रदाय है, जो दो जातियों का नागा ग्रुप है, ईसाई वर्सेस हिंदुइज्म का राइट्स हो रहा है वहां पर। और जो वो राइट्स है वो कहाँ पर आ रहा है? नारी पर आ रहा है। राजनीति में कुछ भी होता है नारी पर आता है, और नारी की इज्जत लूट जाती है तो वहां पर भी राजनीति होता है। और जब राजनीति होती है, जब कांग्रेस, क्योंकि ईसाई से रिलेटेड है इसलिए कांग्रेस ने उसको उछाल दिया इसको राजनीतिक। और जब भाजपा की बारी थी, ये 3 मई की घटना थी, 4 मई को 3 मई को ये घटना सांप्रदायिक जो हिंसा है वो शुरू हुई, और 4 मई को ये घटना घटी। तब तक मतलब 2.5 महीने से अधिक तक इस वीडियो को वायरल को रोक के रखा गया, इंटरनेट बंद करके रखा गया। और वहां के जो मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे तो 100 से भी अधिक घटनाएं घट चुकी। अब आप उनका स्टेटमेंट सुनिए। और इन सारी घटनाओं को छुपा करके रोक के रखा गया। क्यों? ताकि सांप्रदायिकता ना बढ़े, लोगों को इसकी जानकारी ना हो, लोग अवेयर ना हो जाए और भाजपा के खिलाफ न जाए। एक राजनीतिक मुद्दा बना अपनी सत्ता, अपनी व्यवस्था को, नेताओं को बचाने के चक्कर में। लेकिन आप ये सोचिए, इज्जत चाहे किसी की भी हो, किसी भी संप्रदाय, किसी की बहू बेटी हो, किसी भी राष्ट्र की हो, नारी का जो सम्मान है, जो आत्मसम्मान है, जो स्वाभिमान है, जो मर्यादा है, जो उसकी स्वतंत्रता और स्वावलंबिता है, वो हर राजनीति से ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वर्तमान में। आज मणिपुर में आग लगी है, कल वही आग, आज देखिए उत्तर प्रदेश में जो मेवात नूह में जो दंगा हो रहा है हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में, उसमें क्या बहू बेटियां प्रभावित नहीं हुई है? अभी थोड़ा मैं मथुरा का थी कि वहां पर एक मंदिर है, उसके बगल में मस्जिद है। अभी 144 धारा लागू हो चुका है। पूरा समाज कहाँ जा रहा है? हम मानवतावाद की बात करते हैं, आज मानवतावाद नहीं रही, केवल जातिवाद है। जैसे दादाजी ने कहा था, आचार्य दिलीप दादाजी बोले कि अपने संप्रदाय की बहू बेटियों को इज्जत बचाना चाहते हैं, जो छात्र युग की बात कर रहे हैं, अपने संप्रदाय के, अपने जाति धर्म के लोगों की इज्जत बचाना चाहते हैं और दूसरे जाति धर्म के बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं। जैसे वो दीदी बोली कि वहां पर जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसमें महिलाएं नग्न होकर के नृत्य करती, उसमें पढ़े लिखे सभी लोग आते हैं और उसका मजा लूटते हैं। ये बात एकदम है। आप देखिए कि मनुष्य मानवता से भी नीचे गिर करके केवल जातिवाद आ गया है। अब ये जातिवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन वो परिवार में आ जाएगा कि मेरे वहां पर जो कत्लेआम होगी, वहां पर जो नरसंहार हिंसा होगी वो भयानक होगी। हम तो पहले युगों की बात कर रहे हैं, शूद्र युग, क्षत्रिय युग, विप्र युग, वैश्य युग, उसके बाद राजनीति में आए, उसके बाद मानवतावाद में आए, अब केवल जातिवाद है। जो ये कुकी और मैत्री में जो लड़ाई हुआ, ये जातीय हिंसा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स है, उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है और आगे भी होगा। और उसका निदान राजनीति के आधार पर ही होगा, उसका निदान मानवता के आधार पर नहीं होगा, उसका निदान मानवीय और सामाजिक मूल्य होगा, उसका निदान राजनीतिक होगा। तो आप सोचिए, पूरा यहाँ पर समाज की बात जब आती है तो नर और नारी दोनों आते हैं। यहाँ का डिस्कशन है, जीपी है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। तो वहाँ केवल नारी रहेंगे ये भी नहीं यहाँ पड़ेगा, नारी का अस्तित्व तो पुरुष पर निर्भर है, पुरुष नारी पर निर्भर। लेकिन यहाँ का जो केंद्र है वो नारी है, लेकिन मानसिकता का जो केंद्र बिंदु है पुरुष का मन है। आज जो कुकी समाज में जो हुआ, कुकी की 2 स्त्रियां थी, ईसाई धर्म की 2 स्त्रियां थी, मैती थी हिंदू। हिंदू लोग कुकी संप्रदाय की महिलाओं को नग्न करके घुमाया, जबकि हिंदू में ही गीता का उपदेश दिया जाता है, रामायण का उपदेश दिया जाता है, शिव की पूजा की जाती है। ऐसे पूजन करने वाले लोग क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन की महिलाओं को नग्न करके घुमाया, और उसमें केवल पुरुष नहीं थे, उस भीड़ में महिलाएं थी। और असम राइफल, जब भारत सरकार ने वहां पर असम राइफल्स के लोगों को जब भेजा वहां के प्रोटेक्शन के लिए, तो कुकी समुदाय की कई 250 नारियां नग्न होकर खड़ी हो गई कि आप हमारे यहाँ प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन देंगे तो हिंसा बंद हो जाएगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो अब आप सोचिए, इस नग्नता में
हम कह रहे हैं कि मार्केटिंग है, यहाँ पर तो नारियां भी उतर गई हैं इस चीज में। तो आप किधर किसको क्या, मैं आज स्वयं कह रही हूँ कि बाबा ने ऐसे कहा है, लेकिन आज समाज में नारी और पुरुष दोनों मिलकर के ही नारी को केंद्र बिंदु बना रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो समाज में मार्केटिंग होती है, लड़कियों की जो मार्केटिंग होती है, जो बिजनेस होती है, वेश्यावृत्ति होती है, या महिलाओं को देश विदेश में भेजा जाता है, बाजारों में बेचा जाता है, वो उसमें भी महिलाएं शामिल हैं। अभी ये मुजफ्फरपुर की घटना है, जज की भांजी को मुजफ्फरपुर में कोठा में बेच दिया गया, जज ने कुछ नहीं किया। सोचिए, जज की भांजी को मुजफ्फरपुर के कोठा में बेच दिया गया, उसी शहर का वो जज है और कुछ नहीं कर पाया। ऐसी घटनाएं घट रही है, तो यहाँ पर मानवतावाद समाप्त हो चुकी है। अब जातिवाद की बात कहें तो जातिवाद तो एक जहर है, वो कातिलाना एक मानसिकता है जातिवाद, जो मनुष्य के मन को कातिल, एक आपराधिक मन बनाते जा रहा है। तो अब आप सोचिए हमारे पास सलूशन क्या है? हमारे पास केवल एक ही सलूशन है, परिवार से शुरू होता है। आप अपने बेटियों को ऐसी शिक्षा दीजिए, शूद्र, विप्र, वैश्य और क्षत्रिय चारों गुणों की शिक्षा दीजिए, और उनको समाज में एक योद्धा बन के उतारिए। उसको एक कमसीन, एक नाजुक, उसका शरीर नाजुक है, उसका शरीर कमजोर है, लेकिन जो दादाजी ने एग्जाम्पल दिया रानी लक्ष्मीबाई, केवल रानी लक्ष्मीबाई नहीं, वीरांगना तो हजारों की संख्या में है। जितना पुरुष है उससे अधिक वीरांगनाएं होंगी, क्योंकि माताओं ने जो क्षत्रियता मानसिकता तैयार की है अपने बच्चों की, वो माता ही है। माता ही पहला गुरु है जो अपने बेटा को क्षत्रिय मानसिकता में तैयार किया, विप्र तैयार किया, और उसे समाज में एक धरोहर के रूप में, एक रक्षक के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में उनको दिया। तो माता का रोल पहले है समाज में, पिता बाद में आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि परिवार से शुरू किया जाए। आप जिस उम्र में है, जिस एज में, जिस परिस्थिति में है, जहां भी है, वहां से शुरू कीजिए। और लड़की को तो तैयार करना है, लड़कों को भी तैयार कीजिए। जो शिक्षा आप बेटी को दे रहे हैं वही शिक्षा बेटा को भी दीजिए। रसोई से बेटा बेटी को प्रारंभ कीजिए और आध्यात्मिकता की शिखर तक पहुंचाइए। भेदभाव मत कीजिए। अगर बेटी रोटी बनाती है तो बेटा भी रोटी बनाए, घर की साफ सफाई बेटी करते हैं तो हम भेदभाव परिवार में सृष्टि कर रहे हैं कि तू बेटा है, तू बेटी है। और आज हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम गलत हैं, और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हम सही हैं। हम गलत भी हैं और हम सही भी हैं, दोनों हैं। तो अपने गलती को सुधारना है, बेटा बेटी को दोनों को शिक्षा देना है एक समान, और उसमें लिंग भेद नहीं रखना है। बाबा ने चर्या चरित में लिखा है, देव शब्द का प्रयोग किया है। देव शब्द एक बाबा का अर्थ है आध्यात्मिक जो स्पंदन है, पूरी सृष्टि को देव कहा है। वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं है। तो हम अपने नाम के बाद, अपने जात के बाद देव शब्द लगाएं और देव शब्द को जीने की कोशिश करें, और उसके अर्थ को, देव शब्द के अर्थ को परिवार में लागू करें कि हम सब देव हैं, हमारे अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेदभाव नहीं। और परिवार से प्रारंभ कीजिए कि अगर हमारे आनंद मार्ग समाज में भी मुझे दुख होता है जब हम रैली करते हैं या हम पोएट्री, अभी मैं एक पोएट्री मणिपुर पर लिखी थी, उस पे राजनीति मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाली थी, उसमें विरोध हुआ कि भगवा वाले भी उतर गए, और कुछ उसमें नेगेटिव कमेंट्स है, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है तो वो अपनी भाषा बोलेंगे, लेकिन मुझे तो अपना प्लेटफॉर्म रखना है आनंद मार्ग का, तो मुझे थकना हारना नहीं है, मुझे अंतिम सांस तक लड़ना ही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारा घर है वहां से शुरू होना चाहिए इस चीज को। और हमारे आनंद मार्ग समाज में भी भेदभाव, मैं खुल करके बोलूंगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आज भी इसमें मनुवाद है। हम नब्बे मानवतावाद की चर्चा जरूर करते हैं, प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन मनुवाद है आज भी हमारे समाज में भी। हम पूरी तरह से नब्बे मानवतावादी नहीं है, पूरी तरीके से अभी हम इस कल्चर में ढल रहे हैं, अपनी मानसिकता को तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर भी भेदभाव। और हमारे आनंद मार्ग में भी कहा जाता है कि स्त्री का प्रोटेक्शन स्त्री को करना चाहिए। बताइए, कोई भी स्त्री कहेगी कि मेरा बलात्कार करो। अभी रेल दुर्घटना बता रही हूँ, अभी जस्ट मुंबई से एक कहां पर जा रही थी ट्रेन, 4 यात्री उसमें चढ़े। 4 यात्री चढ़ने के बाद
वो बिल्कुल सिविलियन की तरह से एकदम सभ्य जेंटलमैन की तरह चढ़े। उसमें 17-18 यात्री थे, और भी पुरुष स्त्री बहुत सारे थे। पति के सामने उन 4 अपराधियों ने गन निकाल दिया, पत्नी का रेप कर दिया ट्रेन में, चलती ट्रेन में। अभी की घटना है, जस्ट कुछ देर पहले की घटना बता रहे। तो अब आप सोच लीजिए, भारत सरकार ने फांसी की भी सजा सुनाई है, सब कुछ प्रावधान हो चुका है। बाबा ने कहा है प्रौत में कि फांसी की सजा नहीं देना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि फांसी की सजा देना है, क्योंकि बाबा ने कहा है जात शत्रु को मार देना है। जो सांप आपके घर के अंदर घुस गया उसे मार दो, जो सांप खेत में है उसे मत मारो। जो अपराधिक प्रवृत्ति का इस तरह से दुष्कर्मी लोग हैं, जो अपराध की दृष्टि से आपके समक्ष है, उसे खत्म कर दो। मैं स्वयं कहती हूँ, और मैं इसे खुले मंच पर, विश्व मंच पर कह सकती हूँ कि जो समाज का शत्रु है, जो दानव है, उसकी सजा केवल मौत है। आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, जिस दिन में आनंद मार्ग आ जाएगा, प्रभुत्व आएगा, वैसा ये संबोधन नहीं रहेगा, बदल जाएगा, क्योंकि व्यवस्था हमारी कायम हो जाएगी। लेकिन आज जो खरपतवार है उसे नष्ट करना पड़ेगा मानवता की फसल को बचाने के लिए। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भेदभाव है, हम दूसरे समाज की बात तो छोड़ दें, पहले आनंद मार्ग में आए। आनंद मार्ग में भी कहा जाता है नारी का प्रोटेक्शन, नारी को उतरना चाहिए, नारी। अरे हमारे पुरुष कहाँ गए? मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2 बार रैली की है यही पूर्णिया की धरती पर, और मैंने 2 बार आह्वान किया, सब लोग साथ में थे। कुछ हमारे ब्रदर्स हैं जो जागृत हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ इस विश्व मंच पर, कि वो सचमुच में नव्य मानवतावादी है, प्राउडिस्ट है, समाज के वो रक्षक है, नेता है। उन लोगों ने साथ दिया, लेकिन और बाकी लोग 20%, 100 में 80% घर में चले गए। महिला का बात है, महिला करेगी। किसके घर में महिला नहीं है, किसके घर में बहू बेटी नहीं है? आप दूसरी की इज्जत उतरी तो सोच रहे हो कि हम प्रोटेक्शन में, जिस दिन अपने घर के दरवाजे तक पहुंचेगी तब पता चलेगा कि हमें भी बचाओ। इसीलिए बचाना है तो सबके लिए आवाज उठानी है, चाहे वो किसी की बहू बेटी हो। और मुझे लगता है आनंद मार्ग के प्लेटफॉर्म पर अभी तक किसी भी पीयू डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट से बदल आनंद मार्ग पूरा आंदोलन है, विप्लव है, कहीं पर भी ये आवाज नहीं उठाया गया। केवल महिलाएं प्रोटेक्शन कर रही है, हमरा बंगाली, छत्तीसगढ़ी समाज, पूर्णिया से हुआ या और कहीं से, लेकिन पुरुष नहीं आ रहा है समाज में। तो ये मनुवादी मानसिकता कहाँ है? ये मनुवादी मानसिकता तो हम लोगों के बीच में भी है। रखते हैं मनुवाद का विचार, करते हैं नव्य मानवतावाद का प्रचार, तो ये मुझे अधूरापन लगता है। जब हमारे भी समाज में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, तो प्रोटेक्शन के लिए हम भी उतरे थे, तो उसमें सब लोग उतरे थे। तो मुझे लगता है गेट टुगेदर इस बात में, जहां पर नारी की बात हो रही है, यहाँ पर जहां पर स्वायत्ता की बात आती है, अधिकार की बात, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर स्त्री पुरुषों पर कुछ गलत कर रही है तो वहां पर स्त्री को भी उसके खिलाफ उतरना पड़ेगा कि पुरुष के साथ आप गलत कर रही है। अगर कहीं पर स्त्री गलत कर रही है स्त्री के साथ, तो वहां पर पुरुष को भी उतरना पड़ेगा। यहाँ पर एक दूसरे का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए कि नारी है तो नारी, पुरुष है तो पुरुष। ये जो भेदभाव है ना, ये हम लोगों के बीच में भी, हम बाहर की सोसाइटी तो अभी बहुत पीछे है, पशुता से भरा हुआ मानसिकता है, पूरा राजनीतिक मानसिकता हो सकती है। मानवतावाद तो खत्म कर दो, पूरा जातिवाद पर राजनीति टिकी हुई है, कुछ दिनों के बाद परिवारवाद में आ जाएगी, उस घर घर में नरसंहार शुरू हो जाएगा। ये जो विभत्स आने वाला है, ये चिंताजनक है। जब मुझे मणिपुर का वीडियो हुआ था ना, जब तक मैं रैली नहीं निकाली थी, जब तक मेरा वो प्रेस मीडिया ये सब में नहीं हुआ, वायरल नहीं हुआ, प्रेस विज्ञप्ति नहीं हुआ, नींद नहीं, मैं 1 हफ्ते तक सोई नहीं थी, केवल जागती थी, आंखें बंद रहती थी, फिर भी मेरा मानसिक आई जागता रहता था, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। आज वहां की बेटी है, कल मेरे घर के दरवाजे पर आ सकती है, मैं भी तो कोई बेटी हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ। तो ये जो दहशत है, ये जो चिंता है, ये हर प्रोटेस्ट के मन में होना चाहिए। हर जागृत प्रहरी, समाज के प्रहरी, आनंद मार्गी समाज का प्रहरी है। जब समाज में इतने सारे घटनाएं घट रही तो वो सो कैसे सकता है। तो ये सारी चीजें ना मन को विचलित कर रही है, मन में पीड़ा जगाती है। तो मेरी पीड़ा का जो समाधान है, मेरे पिता समान है प्रद्युम्न दादाजी, मैं वही जाती हूँ पहले अपने मन की व्यथा सुनाने के लिए। हमारी मीटिंग हुई थी, फिर हम लोगों ने यहाँ पर रैली किया था, और रैली करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोग जागे। मैं यहाँ पर कई बार रैली कर चुकी हूँ, पूरा आता है पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ
हर कोई जानते हैं मुझको, ये मतलब चलते फिरते सब एक पहचान बन गई कि आंगनबाड़ी लोग आवाज उठाते हैं। तो चाहते हैं कि मतलब जहां जो जिस लेवल पर है वहीं से ये आंदोलन शुरू हो और जागरूकता लाए। पुलवामा अटैक जो हुआ था और जो कश्मीर में हिंदू, उसके लिए भी हमने जबरदस्त रैली किया था और गांव गांव के लोग, हम आगे बढ़ते गए, हमारे पीछे पूरा गांव का लोग जुटता गया था, भयंकर रैली हो गई थी वो। तो देखिए, जब आप सत्य पथ पर चलेंगे, दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे, दूसरे के लिए जिएंगे ना, तो लोग आपके लिए भी जीने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग डिस्कशन बहुत करते हैं, ये अच्छी बात है कि आज इंटेलेक्चुअल लेवल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम लोग गेट टुगेदर हो रहे हैं, डिस्कशन करते हैं, एक चिंतन प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये फिजिकल साइकिक लेवल से फिजिकल लेवल पर आना चाहिए और इसको भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए फिजिकल लेवल पर भी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से चैनल बना करके हमारे पूरे भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि भारत की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम विश्व की नारी रंग रूप में चाहे जैसे भी हो, लेकिन केवल एक ही है, नारी है। तो इसका दर्द सबके मन में होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और पूरे आनंद मार्ग को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। केवल जीपी नहीं, केवल एक फेडरेशन नहीं, पूरा आनंद मार्ग, और ये आनंद मार्ग समाज को जगाए। तो यही मेरी है। मैं तो यहाँ पर रूट लेवल पर भी काम करती हूँ। आप लोगों का डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन है। तो और ये मणिपुर का जो घटना है वो तो पॉलिटिकल है ही। तो आप लोग इसको समझ जाइए कि अब इज्जत नाम की चीज रही नहीं भारत में, सब कुछ पॉलिटिक्स में आ चुका है। इज्जत भी, नारी की इज्जत भी, नारी की हत्या भी पॉलिटिक्स में आ चुका है। और इसकी जो सजाएं सुनाई जाती है वो लिखा है उसमें दंड विधान में, न्यायपालिका में, कि फांसी की सजा। लेकिन फांसी कब मिलेगा किसने देखा है? 10 साल 20 साल 15 साल आराम से मौज करते हैं, बढ़िया से जीते हैं, पीछे से छूट भी जाते होंगे, कौन जानता है। तो अभी की जो राजनीति है ना, वो एक तरह से कहा जाए तो अपराधियों की राजनीति है। ये अपराधियों की राजनीति है, इसलिए अपराधी समाज में घूम रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं, दुबक रहे हैं। हम बोलेंगे तो मार देगा। तो ये जो मानसिकता है ये हमें विकलांग बना रही है, मानसिक रूप से कमजोर बना रही है, हमारी साहस, हमारी नैतिक साहस को भक्षण कर रही है। तो हम साधक लोग हैं, हमें डरना नहीं है, बाबा हमारे साथ हैं, गुरु की कृपा है। बाबा ने कहा पापाचार के विरुद्ध, न्याय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाओगे तो परमात्मा की कृपा मिलेगी। बाबा जब धरती में आए अकेले थे, बाकी दुनिया दूर थी। आप देखिए क्या उसका है। तो जब शुरुआत में हम आगे बढ़ते हैं तो अकेले ही होते हैं, तो हमारे पीछे आएंगे अच्छे लोग हैं। साहस की कमी है तो साहस तो देना पड़ेगा ना, साहस दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिकल फील्ड पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और अभी जैसे दिल्ली में दादा लोगों का होने जा रहा है, उसी तरह मैं सोचती हूँ पूरे इंडिया लेवल पर महिलाओं का भी होना चाहिए दिल्ली। और इस नारी चेतना, नारी सम्मान के जो चेतना रैली है वो होना चाहिए। उसके लिए पॉइंट तैयार करके पूरे भारतवर्ष से, चाहे इसके लिए पूरे ग्लोबल लेवल पर वर्कर को बुलाना पड़े और मार्गियों को बुलाना पड़े, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसके लिए 6 महीना साल भर में पूरा मतलब एक जैसे हम लोग धर्मा सम्मेलन में जाते हैं करते हैं, उसी तरह से महिलाओं का एक सम्मेलन होना चाहिए वहां पर दिल्ली लेवल पे, और वहां पर बात रखनी चाहिए तो दुनिया देखे, जाने सुने। अभी तो हम लोग छोटे छोटे फील्ड और प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो ऐसा हम लोगों को अब करना पड़ेगा, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। केवल शब्दों का प्रदर्शन और भावनाओं का प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। मैं इस चीज को महसूस करती हूँ। मैं यहाँ पर जब रैली निकाल रही थी, पूरे मोहल्ले वाले को जब मैं बोली कि आओ तो कोई नहीं आया। जब मैं रैली वापस करके आई तो पश्चाताप में वो लोग जल रही थी कि हमको जाना चाहिए था, दीदी हमारे लिए लड़ी, दीदी हमारे लिए बोली। आज सौरेनो घर में भी हिंसा हो रही है, घर में भी पति गाली देते हैं, मारते हैं पत्नी को। 1-1 2-2 रुपया के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है।
तो बहुत सारी चीजें हैं, भावनात्मक एक्सप्लॉयटेशन है, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन है, डिवोशनली एक्सप्लॉयटेशन है। आप मार्गी परिवार में देखो ना, कहीं पर भी प्रोग्राम होगा, दादा बाइक लेके चले जाएंगे, परिवार में रहेंगे, पत्नियां देखेंगी, कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम तुम जाओगी तब हम जाएंगे, परिवार को साथ में। सेक्रीफाइस नहीं है, पहले मैं, पहले मेरा, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। ये नहीं सोचते कि तुम भी नहीं जाओगी तो दीदी का कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे समाज में भी, आनंद मार्ग में भी, जो कि मनुवाद से ही तो सब आया हुआ है। तो मनुवाद की जो छाप है ना, वो अभी गई नहीं है, इसका छाप है और ये चल रहा है। हम लोगों को भी सफर करना पड़ता है, दीदियों को भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो हम भले बड़ी बड़ी बातें कर ले, सेमिनार कर ले, क्लास ले लें, लेकिन जिस दिन हम मनुवाद की मानसिकता से ऊपर उठ गए ना, उसी दिन हम कहेंगे कि हम नव्यवादी हैं। और हमें भाषण देना अच्छा लगे, शब्दों को जीना अच्छा लगे, तो प्रभावशाली इसलिए नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको, दादा दीदी सबको उतरना पड़ेगा और एक साथ आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर लिंग भेद नहीं करना है, वर्ग विभेद नहीं करना है। जहां पर सामूहिकता की बात आती है, जहां पर समाज की बात आती है ना, वहां एक हो जाना चाहिए। जहां पर डिपार्टमेंटल है, जहां पर छोटी मोटी बातें, यहाँ पर नारी समाज है, समाज का अंग है, उसके लिए नारी को नारी के लिए आगे आना पड़ेगा। ये छोटी सोच है। तो मुझे लगता है सोच का दायरा बड़ा करना है और थोड़ा भावनात्मक होने के से नहीं काम चलेगा, नारी को थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। हम लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा शोषित हो रहे हैं, बड़ों को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, अपने आप को मार के सम्मान दे रहे हैं, अपने हक, अपने मानवीय गुणों को, मानवीय अधिकारों को, अपने व्यक्तिगत अधिकारों को मारते हैं। नारी जो है ना, व्यक्तिगत मर चुकी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, हम व्यक्तिगत मर चुके हैं। हम केवल परिवार और समाज में जीवित हैं, व्यक्तिगत हम मर चुके हैं। तो व्यक्तिगत जीवित रहेंगे तब तो आप दूसरे को जीवित रखेंगे। आप केवल समाज के बारे में सोचते हैं, आप केवल परिवार के बारे में, अपनी छोटी छोटी खुशियों, अधिकारों, जीवन, अपनी इच्छाओं को मारते जा रहे हो, आप मर चुके हो। तो परिवार में जीवित रहने के लिए आपको पहले व्यक्तिगत जिंदा रहना पड़ेगा, उसके बाद परिवार में जीवित रहना पड़ेगा, उसके बाद समाज में। अगर आप व्यक्तिगत जीवित हैं तो परिवार की बेटी और बेटा को बना पाएंगे। अगर आप परिवार को बना पाए तो समाज निर्माण जरूर करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है, बहुत समय ले ली मैं, और कभी वक्त मिलेगा तो जरूर बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और आपकी ऊर्जा से आज हम लोग भी बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। बोलने में आपकी जो ऊर्जा हम लोग महसूस कर रहे थे, वो देखिए आपके बोलने के दौरान कितने लोगों का कमेंट्स आया है। मैं वो सब अभी रीड भी नहीं कर सकती क्योंकि और लोग भी हैं, पढ़ नहीं पाई। आप लेकिन इत्मीनान में आप उसको देख लें दीदी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं आपके लिए और सभी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी मिलकर इस ऊर्जा को इस प्लेटफॉर्म पर भी और जमीनी स्तर पर भी लेके जाएंगे दीदी। लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बराबर हमारे साथ जुड़ती रहें। यहाँ से भी ऊर्जा जाती है, यहाँ से भी ग्राउंड लेवल तक ऊर्जा जाती है दीदी, इसलिए आप जरूर यहाँ भी जुड़े। यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जावान लोगों की आवश्यकता हर जगह होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। मैं राजेंद्र दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा 2 शब्द जरूर बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करें। मेरी दीदी कल्याणा दीदी के बोलने के बाद क्या बचता है, वो किसी को भी एनर्जेटिक कर देंगी। सो दैट्स अ वंडरफुल। हमने दीदी को इसीलिए, क्योंकि मैं दीदी को जानता हूँ, हाउ शी स्पीक्स एंड कितना एनर्जी है उनमें, एंड व्हाटएवर शी सेड इज एब्सोल्युटली एकदम फैक्ट से ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ दीदी कि देखिए, आज हम सब जानते हैं कि असंवेदनशीलता जो है अपनी हदें पार कर रही है, एंड वी हैव लिमिटेड आवर थॉट्स टू पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट दीदी वाज कंक्लूडिंग। और जो सबसे अच्छा मेरे को बात लगा कि जो दीदी ने कहा कि हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है कि हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा की पॉइंट रखा है, जहां पर भारतीय समाज तो बिल्कुल ही इस बात को नहीं मानता है कि रसोई में कभी बेटे को नहीं बुलाएगा, बेटी को ही बुलाएगा। सो हमको वहां से शुरू करना है, दोनों को सब काम आना चाहिए। एंड टुडे इज द डिमांड ऑफ द डे, और इससे हम नकार नहीं सकते इन बातों को। और ये बात वहीं से शुरू हो जाती है। हरानंद दादा ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि घर में जैसे हम बेटी को बताते हैं कि समाज में ऐसा है वैसा है, सेम बात बच्चे को भी बताना है, बेटे को भी बताना है
इस समाज, ताकि वो एक संवेदनशील प्राणी बने। वो अदरवाइज बातें बिल्कुल अलग जाती हैं, अलग डायरेक्शन में जाती हैं, 180 डिग्री जाती हैं। सो ये बचपन में जब हमारे बच्चे छोटे हो तभी से इन पॉइंट्स को डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद मेरे जो मन में कुछ बातें आई थी दीदी, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए बाबा भी कहते हैं कि जैसे किसी भी नेचर है, हर जानवर में जो है फिजिकली फीमेल आर फिजिकली वीक एंड दे आर इमोशनली स्ट्रांग, बट द पॉइंट इज because of their emotion, Didi has also mentioned at the end, we have to be logical and not emotional. हमको लोग चीट करते हैं, I'm talking of the females. So we have to be very alert, very logical, है ना? क्योंकि I mean अभी कहते हैं ना कि humans are in the devils are in the human frame, और उसमें मोस्टली मेल हैं। हमें नहीं कहते हैं कि फीमेल में नहीं है, बट दे आर मोस्टली मेल बिकॉज मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो ये बहुत मुश्किल है ट्रेस करना कि इस चेहरे के पीछे कौन डेविल है और कौन आदमी है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आज की जो मीडिया है, मूवीज है, सीरियल्स है, हम तो ड्रेसिंग सेंस को भी इस बात को बोलते हैं, जैसे भारती दीदी ने बताया कि वहां पर पढ़े लिखे लोग आते हैं। ड्रग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दादा दीदी, इमोरलिटी इज रैम्पेंट एंड मोरालिटी नेवर कंसिडर्ड इन एज एन अर्जेंट among the policy makers, among politicians. I mean, उनके एजेंडा में ही नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि सबका जो जड़ है वो है इमोरलिटी। सो दैट इज व्हाई सिविलाइजेशन जो सभ्यता है अपने बिल्कुल निम्नतर स्तर पर है एंड इट लैक्स मोरालिटी। और इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है, जैसा मैंने कई बार कहा है कि देखिए विपन्नता और जो लग्जरी है दोनों इसके लिए पाप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आई मीन हम तो आज समाज में एक छोटी सी बात से बोलते हैं ना कि एक दाना पकड़ के आप समझ सकते हैं कि समाज कैसा है, दलिया का चावल, हंडिया का चावल पका है कि नहीं है। अब एक थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल मेरे मन में आ जा रहा था कि एक कैसी मेंटालिटी है हमारे समाज की। सोचिए कि यदि एक डाइवोर्सी मैन का जितना आराम से शादी करता है, देयर इज नो इश्यू व्हेन अ मैरिड मैन मैरी अगेन आफ्टर डाइवोर्स, but how difficult for a divorced woman to marry again in the society. So these are the examples कि किस चश्मे से समाज आज देखता है, वो चश्मा बदलने की जरूरत है, और वो हम लोग बिल्कुल घर से कर सकते हैं। और ये इस पे कई बातें हो चुकी हैं, और मेरे मन में कुछ पॉइंट्स है जो सोल्यूशन आई मीन बाबा भी कहते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो येट ह्यूमन सोसाइटी नहीं, समाज नहीं बन पाया है इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म सोसाइटी। बट इतना जरूर है, कई लोगों ने कहा एजुकेशन हैज टू बी द बेस, हैविंग द मॉरल एजुकेशन, न्यू ह्यूमनिज्म एटीट्यूड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एजुकेशनल, वी आर एड्रेसिंग ईच अदर एज अ ब्रदर्स एंड सिस्टर। देखिए एड्रेसिंग का बहुत फर्क पड़ता है। आज हमारे समाज में इसका बहुत फर्क है कि हम किसी को माँ कह के बुलाते हैं, किसी को दीदी दादा कह करके बुलाते हैं। इट हैज अ ट्रेमेंडस साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यदि किसी को आप नाम से बुलाते हैं, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट साइकोलॉजी यू डेवलप। सो ये जो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं इनको हमको समाज में लेके चलना है। एंड इक्वल जो इकोनॉमिक पावर है, हमारी दीदी शायद भारती दीदी ने कहा, ये जो पावर है ना, इसमें समाज में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सोशल लीडरशिप में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डोमिनेंस एंड इक्विटी होना चाहिए इकोनॉमिकल लेवल पे। इवन आई मेनी टाइम्स आई हैव कोटेड कि the great I mean Sadvipra of today, I must say that Dr. Abul Kalam Azad, who was our president, he told कि देखो जी, आत्म सम्मान जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही आती है। इसलिए जब तक ये, हमको बहुत अच्छा लगा दीदी का ये पॉइंट कि जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। अब खुद ही सोचो, हम एक यही एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा वहां पर है कि पुलिस खड़ी थी, सब देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में से उठा के ले गया। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पर हम हैं। यदि वहां पर, जैसे हम इस पॉइंट को ये सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, चाहे वो न्यायपालिका में तो काफी कुछ ठीक है, बट कार्यपालिका भी और विधायिका में वेर एग्जीक्यूशन इज इन देयर हैंड, वहां पे महिलाओं का बिल्कुल 50% होना जरूरी है। ना सपोर्ट दैट साइकोलॉजी। एंड हमारी दीदी कल्याणमय दीदी से मैं सहमत हूँ कि देखिए ठीक है, प्रभु कहता है कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जो सोसाइटी की स्थिति है
तो फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए, एंड इट शुड बी क्विक इनफ, बिकॉज यानी बोलते हैं ना कि न्याय डिले होने का मतलब न्याय को से मुकर जाना हुआ, एंड दैट, अरे उस पे सोचिए ना, उस पे क्या गुजरती है उस मानसिकता पे, जिसको पैर रगड़ रगड़ करके 10-20 साल लग जाते हैं अपने हक के लिए। तो अभी तो खैर बहुत चीजें याद आ रही हैं, आई डोंट वांट टू गो इन दैट। दूसरा था दीदी, दैट नोइज्म बट यूनिवर्सलिज्म हैज टू बी एक्सेप्टेड इन लाइफ। ये बच्चों को फॉर्मेटिव एज से ही बताना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई नेशनैलिटी नहीं, हम सब भाई बहन है, और ये जो है बचपन में देने से ही ये बातें ब्लड में जाएंगी। एंड ह्यूमन गोल क्या होना चाहिए, ये सब बहुत स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्ट सोशल लॉ बेस्ड ऑन यमन स्ट्रिक्ट सोशल लॉ होना चाहिए, so that nobody can exploit each other. So spiritual practices for purity and magnanimity of mind, मन को बृहद बनाने के लिए साधना बहुत जरूरी है बचपन से, and to achieving the ultimate desideratum. Always remember, बाबा कहते हैं the fact that women are 50% of the human civilization, ये क्षण भर के लिए मनुष्य को नहीं भूलना है। There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly with one wing. अब कैसे बाबा बता सकते हैं इन चीजों को? So these are the points. I know there is no time. I don't want to take much time, Didi. But yes, I think and unitedly we can fight. बाबा कहते हैं that you have a three way to do this. First, unite the moralists. Do your sadhana spiritual practice so that you are mentally pure. जैसे दीदी ने बोला ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि मार देगा तो, अरे ये जो साइकोलॉजी ये हमको पंगु बना के रखी है। आज समाज में परिवर्तन करना है तो बहुत ज्यादा नहीं, 1000 लोगों की भीड़ चाहिए, मेल फीमेल दोनों, जो मरने से नहीं डरता हो, बस। You can see the change, how fast it is possible. So thank you very much, Didi. I don't want to take much time. Namaskar. थैंक यू सो मच दादा। मरना तो हम सबको है ही, कुछ अच्छा करके मरें तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। दादा मेरे पास एक चर्याचर पार्ट 2 का एक लाइन है, you should always strive to maintain the honor of women without considering whether women belongs to a particular caste or religion. वो चाहे कोई जाति हो या धर्म हो, सबसे ऊपर उठ के किसी महिला के ऑनर की जब बात आती है तो हमें उसके लिए संघर्ष करना होगा। ये हमारे चर्याचर का एक पार्ट है, चर्याचर में पॉइंट बना के इसको बाबा ने दिया है। इसका मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। अगर कोई हैंड रेस करें तो मेरे लिए और सुविधा होगी, अदरवाइज मैं प्रद्युम्न नारायण दादा को कॉल करना चाहूंगी। प्रद्युम्न नारायण दादा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। प्रद्युम्न नारायण दादा स्क्रीन पे दिख रहे हैं? दीदी हेलो, ओके नमस्कार। नमस्कार दादा, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा दिलीप जी को थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा जी कि जी ह्यूमन सोसाइटी में स्त्री मर्यादा की रक्षा क्षत्रियों ने जितनी ज्यादा की उतना किसी ने नहीं किया, और सबसे स्त्री मर्यादा का सबसे ज्यादा शोषण विप्रों ने किया, और उसके बाद वैश्यों ने। क्षत्रियों ने तो उसको मर्यादा दी। वही शिवाजी थे, जब एक बेगम को बंदी बना के लाया गया तो पहले तो बेगम डरी कि पता नहीं शिवा मेरे साथ क्या करेगा, और जब वो शिवा ने कहा, अब वो देख रहे थे कि शिवाजी मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, डर गई बेगम। तो शिवाजी कहते हैं कि तुम डरो, मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि काश तुम्हारी जैसी मेरी माँ होती। तो खैर बड़ा अच्छा डिबेट आप लोगों का चल रहा है, और डिबेट में बहुत ज्यादा गहराई से मैं नहीं जाऊंगा। हमारी महिलाएं सरल हैं, सहज हैं, विश्वास करती हैं, और परिचित के साथ गांठ बांध दो
वे विश्वास के साथ चली जाती है। कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, संसार में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। उनका जब विश्वास टूटता है तो वे पूरी तरह टूट जाती है। उनके बीच जागरूकता फैलाना है, मनोबल बढ़ाना है, आत्मबल बढ़ाना है। कभी यहाँ की महिलाओं ने ज्ञान की पराकाष्ठा को छुआ था, आज अज्ञान के अंधेरे में भटक रही। WWD ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और मेरा विश्वास है कि WWD इस पूरे संसार की नारी जाति में जो एक प्राण फूकेगा वह फिर दुनिया देखेगी। और हमारे प्राचीन भारत में जो एक सूत्र वाक्य था, यत्र पूज्यन्ते नारस्तु रमन्ते तत्र देवता, तो वास्तव में हमारी नारियों ने जब ज्ञान की पराकाष्ठा को छुआ था और उस समय नारियों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था वह संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। वैदिक काल में हमारी नारियां ऋषिकाओं के रूप में हमारे सामने आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत के बाद समाज में जो एक बिखराव आया, समाज में जो एक पतन आया, कर्मकांड की बाढ़ हो गई, तो फिर उस समय हमारे नारियों की, कहा कि विधवाओं की तो ढेर हो गई थी। तो उस समय नारियों की दशा में एक पतन हुआ और बड़ी भारी पतन, और कर्मकांडी विप्रों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। इस ऊब के कारण ही, कर्मकांडी युग के कारण ही बुद्ध को एक बड़ा स्पेस मिला। और आप देखेंगे कि उस काल में महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर भगवान बुद्ध ने एक भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की। तो नारियों को एक मर्यादा तो मिली, लेकिन बुद्ध ने इस आधार पर समाज नहीं बनाया, समाज का कोई दर्शन नहीं दिया। वे व्यक्तिगत दुख के नाश के लिए ही अपना प्रवचन करते रहे, लेकिन समाज की उन्होंने चिंता नहीं। उसके बाद फिर बुद्ध के बाद शंकराचार्य जी आते हैं। उस समय भी हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की तो नारियों को जो उचित जगह मिलना था वो जगह नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी उस काल में भी एक ऐसी तेजस्वी नारियों की कमी नहीं थी। आप जानते हैं कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जब बहस चला तो जज के रूप में एक नारी ही थी, भारती। तो वह कैसा समय रहा होगा कि हमारे समाज में ऐसी भी नारियां थी। उदाहरण देने के लिए तो बहुत सारे उदाहरण आपको यदि मैं देना शुरू करूं तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और कम से कम ऐसे उदाहरण हैं कि दुनिया में भारत को छोड़कर ऐसी महिमामयी नारियां कहीं नहीं। लेकिन जब बाहरी संस्कृतियों ने हमें आक्रांत किया तो हमारी महिलाओं की दशा बहुत ज्यादा हुई। सबसे पहले जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो उस समय तो हमारी महिलाओं के लिए एक बड़ी ही असहज स्थिति हो गई। और आप जानते हैं कि उस काल में
राजस्थान में जौहर की भी प्रथा चली थी कि वे अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को किस तरह से हमारी मर्यादा पर आघात नहीं लगे, इस तरह का एक साहसिक फैसला लिया था। फिर अंग्रेजों के समय में अंग्रेज सभ्य जरूर थे, लेकिन वो कल्चर नहीं थे, और उन्होंने अंग्रेजों की जो एक संस्कृति का प्रसार हुआ हमारे यहाँ, उसने हमारी महिलाओं को भी अछूता नहीं छोड़ा। आप भी आज यदि आज तो बहुत महिलावादी संगठन है, नारी सशक्तिकरण को लेकर वे काफी बात भी करते हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग है, हर राज्य में महिला आयोग है, लेकिन आप यदि बोल दें कि नारियों को कम से कम एक मर्यादा पूर्ण लिबास में बाहर निकलना चाहिए, तो कुत्तों की तरह वे भूखने लग जाएंगे। उनमें कुछ फिल्मी लोग हैं, कुछ वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, कुछ राजनीतिक नेता हैं, और खुद नारियां हैं, और वे दादी कहेंगे हमको संवैधानिक अधिकार है। दादी सिर्फ एक सवाल है, ये वामपंथ क्या होता है, थोड़ा इस पे थोड़ा सा विचार स्पष्ट कर दीजिए। वामपंथ मतलब आपको दक्षिणपंथी वामपंथी मतलब जो कम्युनिज्म से, समाजवाद से बहुत ज्यादा जो खुलेपन से, जो यथार्थवाद के रूप में जो यथार्थ है हम उसी को स्वीकार करते हैं, इस तरह के मानने वाले लोग जो हैं वे वामपंथी हैं। दादी दरअसल एक बार एसडीओ से मुलाकात हुई थी, तो एसडीओ ने हम लोगों को, मुझे कह दिया था पर्सनली कि हाँ। आपका आनंद मार्ग भी तो वामपंथी है। हाँ, तो वामपंथी। उसमें मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन इसलिए मैं सोचा कि आपसे पूछ लूँ, अपने वर्ड नहीं, आनंद मार्गी वामपंथी नहीं है। आनंद मार्ग जो है वो मध्य मार्गी है, मध्यपंथी है। इसीलिए आनंद दोनों में क्या अंतर हो गया, मध्यपंथी और वामपंथ में? वामपंथ, मध्यपंथ और दक्षिण पंथ। अब ये तीन तरह के तंत्र भी हैं। दक्षिणातार तंत्र जो है उसमें प्रार्थना की जाती है, यशो देहि जसो देहि, है ना, एक वो देवी से प्रार्थना करके लोग देवी से कुछ मांगते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना अर्चना जहां है वह जो है वह आपको दक्षिण पंथ है। वाम पंथ है कि हम संघर्ष करके जैसे भी हो तैसे, इसके लिए चाहे हमको जो कुछ करना पड़े, मर्यादा के बाहर जाना पड़े, हम संघर्ष करके हासिल करेंगे। लेकिन प्रकृति से संघर्ष कहाँ तक किया जा सकता है? संभव तो नहीं है। आप संघर्ष करें, इसीलिए देखते हैं आप वामपंथी में वो पंचमकार की साधना में जो घृणा करने वाली चीज है वे उसको खाएंगे ताकि वे घृणा पर विजय प्राप्त कर सके। तो इसी तरह से जो पंचमकार की साधना है, तो वे चाहते हैं कि हम लड़कर संघर्ष करके शक्ति का अर्जन करें। लेकिन प्रकृति से लड़ना जो है वो संभव नहीं है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और उससे लड़कर उससे कोई चीज हासिल नहीं किया जा सकता। और मध्यमाचार तंत्र क्या है कि प्रकृति की व्यवस्था को मानते हुए हम मध्य में अपने लक्ष्य को लेकर चलते रहे। यहाँ हमारा लक्ष्य जो है वही केवल हमारे सामने है और प्रकृति की व्यवस्था को मानते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर चलें। तो यही मध्यमाचार तंत्र है और आनंद मार्ग की साधना भी यही मध्यमाचार की साधना है। तो दादाजी इसको जो बाबा ने बताया कि सब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, हाँ तो यही ना है, इसी का अर्थ है क्या ये? हाँ, सब्जेक्टिव यही ना है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को मानते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े।
तो जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर हमारे अस्तित्व पर संकट आ जाएगा ना। इसीलिए ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करते हुए हमारा अप्रोच जो है वो सब्जेक्टिव होगा कि हम परम पुरुष की ओर बढ़ते चले। दादी माफ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल और पूछना चाहूंगा, चूंकि आप बहुत मतलब कि आप जैसे लोग कभी मिलते नहीं है, कभी अगर मिल गए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। दादाजी, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में मुझे हमेशा से डिफिकल्टी रही है कि दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद में कुछ नहीं। नहीं, ऑब्जेक्टिव जो है वह तो देख रहे हैं कि जो पंच तन्मात्रा है, जो हमारा संसार है, जो भौतिक जगत है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव जो है वो है आपका जो अस्तित्व है, आप क्या है, मैं कौन हूं। अब यह जो भाव है आपका कि मैं कौन हूं, मैं तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं, न मैं हाथ हूं, न मैं पैर हूं, न मैं देह हूं, न मैं मस्तिष्क हूं। व्हाट आई एम, मैं फिर क्या हूं। अब इस मैं को जो जानना है, इस मैं को जानने के लिए जो आगे बढ़ना है, वही आपका सब्जेक्टिव अप्रोच है। समझ गए ना? जी जी दादी, बिल्कुल आज क्लियर हुआ। 29 साल में आज क्लियर हुआ। जी जी दादी। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा वक्त भी आप लोगों का बीत गया और शायद वक्त भी आप लोगों के पास अब नहीं होगा। तो मेरा कहना यही है कि ज्ञान का विस्तार हो हमारी महिलाओं के बीच, और वो उदाहरण है हमारे समाज में कि वे कर सकती हैं। लेकिन अभी एक भाव जड़ता से, अभी करीब 2 सप्ताह पहले की बात है, जैसा अभी कल्याण माया दीदी बोल रही थे ना कि भाव जड़ता से हम लोग अभी भी ग्रसित हैं। तो मैं कीर्तन में गया था, तो एक महिला ने आके मुझे प्रणाम किया। तो वो अपने को थोड़ा सा परिचित ऐसा दिखला रही थी, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। तो मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आपके पति का क्या नाम है। तो हिचकिचाने लगी पति का नाम लेने में। हमने कहा नहीं, बोलिए ना क्या नाम है। तो हंसने लगी। अब उनको लग रहा था कि मैं पति का नाम कैसे बोलूंगी। तो बगल में उनके एक दीदी खड़ी थी, उन्हीं के गांव की थी। तो उन्होंने उनके पति का नाम बताया कि उन्हीं की पत्नी है। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने कहा कि अरे भाई, पति का नाम लेने में पति की आयु जो है वो छीन नहीं होती है। इस भाव दर्शा को आप लोग अपने मन से दूर कर दीजिए। तो हमारी महिलाएं, मैं एक कलेक्टिवली कह रहा हूं कि अभी भी भाव दृढ़ता की बहुत शिकार हैं, उनके मन पर बहुत भ्रांतियां हैं। इसीलिए उनमें ज्ञान का विस्तार करना है, उनके मनोबल को बढ़ाना है, उनके आत्मबल को बढ़ाना है। और यह मनोबल और आत्मबल बढ़ जाए तो फिर मैं समझता हूं कि हमारी नारियों जैसी इस संसार में आपको कहीं भी नारी जगत में नारी नहीं मिले। एक समय था कि नारियों ने वेद की ऋचा का वाचन किया था। भारती ने शंकराचार्य मंडन मिश्र के बीच में जज का काम किया। सावित्री तो जबराज से लड़ गई। महर्षि अरविंद ने सावित्री महाकाव्य में इतना अच्छा सावित्री के चरित्र का वर्णन किया है कि लगता है कि बाप रे बाप, सावित्री जैसी महिला यम से लड़ गई। बताइए कोई उदाहरण है? गार्गी ने तो जनक सभा को स्तब्ध कर दिया, याज्ञवल्क्य के मुंह को हो गए। और फिर याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद देखिए, क्या कमाल है। हमारी महिलाओं का कितना गौरव है। तो हमें फिर उस गौरव पूर्ण पद पर अपनी महिलाओं को प्रतिष्ठित करना है।
हम उन्हें इज्जत दें। पुरुष यदि स्वामी है तो पत्नी स्वामिनी है, हम इस बात को स्वीकार करें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। और हमारा समय अब समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं अब सेशन को क्लोज करना चाहूंगी। मीरा दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ जी दीदी, जी, बहुत ही सुंदर सेशन। मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, सबके मैं सुन रही थी, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसी से रिलेटेड हम लोग एक तो आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सैटरडे को फिर से इसी से रिलेटेड टॉपिक लिया गया है, तो उस दिन भी आप लोग सब जरूर जुड़ें। लिंक शेयर राजन दादा करेंगे, क्योंकि ये अभी अंत नहीं है, आरंभ है। हम लोगों ने जो सब टॉपिक लिया है, अगला हम लोग टॉपिक इसी से रिलेटेड लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्राउड इस सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड। तो ये हम एक प्रश्न आप लोगों के बीच में छोड़ते हैं, और इस प्रश्न के ऊपर आप लोग जरूर अपना ध्यान केंद्रित करें दीदी, और अगले सेशन में जुड़े। और I apologize for the interruption, but before person, I would like to say, I would like to end this meeting with the devotional kirtan of Baba Nam Kevalam, Nam Mantra. दादा एक्चुअली समय की थोड़ी सी ये है, लेकिन ठीक है No, दादा। so you just post your question. It won't take more than 1 minute. Yeah, thank you. Shall I start kirtan? या स्टार्ट। Yeah, thank you. परम पिता बाबा की जय। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। थैंक यू सो मच दादा, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। दीदी। परम पिता बाबा की जय। नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। एंड इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू पूनम दीदी। थैंक यू मीरा दीदी, बहुत आपका ही भी इतनी सुंदर देर तक बने रहने के लिए। जी दीदी, Didi, but I would request you, the question that you are supposed to post, you just post that question. Still we have 9 members with us, so that we would be aware दादा, about the next session. Yeah. Share soon in your group, and personally I will share to you also. So all must join next session, and again Saturday all I request you all to must join, because again there is a specific question put in the group that मणिपुर जो दुर्घटना है उससे रिलेटेड सैटरडे को है, तो उस दिन भी आप लोग सब जो है
और नेक्स्ट थर्सडे जरूर जुड़े, क्योंकि इसी को हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट जरूर नेक्स्ट थर्सडे आप लोग जुड़े। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। नमस्कार।